कोई भी मेडिसिनल सिस्टम किसी भी डिजीज को रिवर्स करने के लिए नहीं बना है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो। करता है एक्चुअली रूट कॉज हीलिंग कोई नहीं करता है, मैं सही बता रहा हूँ। रूट कॉज हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल ही करेगी, उसी से होगा आपका सारा कुछ। तो सारे मेडिसिनल सिस्टम वो सिम्टम्स को ही कम करने के लिए बने हैं। क्रॉनिक मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम या होम्योपैथी आयुर्वेदा वर्क नहीं करता। बहुत फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये, और इस चीज को मानना चाहिए हर एक डॉक्टर को। जो बिल्कुल मेरे घर के आसपास ही थे, कार्डियोलॉजिस्ट। अब उनके पास मैं गया, उनको मैंने समझाया कि डॉक्टर मेरे बैक में पेन रहता है, मेरे चेस्ट में थोड़ी सी पल्पिटेशन रहती है, हार्ट के आसपास कुछ प्रिकिंग सेंसेशन है। उन्होंने मुझे मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट दिए होंगे और लंबी चौड़ी दवाइयाँ लिख के दे दी, कुछ 12 दवाइयाँ। ठीक है, उसमें स्टैटिन थी। that same prescription which I got actually, no? Absolutely, yeah. So, I mean, 12 दवाइयाँ. I have never had a medicine in my life so much in last 20 years. And I luckily, I came up across with one of your video. और वो वीडियो है और आज का दिन है, आई थिंक माई लाइफ हैज टोटली चेंज। मैंने आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया। एक बार वीडियो आया, मैंने शायद इग्नोर किया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर मैंने उसको देखा, फिर उसमें आपने लिखा था कि यूट्यूब में मुझे फॉलो करो, तो मैंने जाके आपको यूट्यूब में एक बार ही पढ़ा, और सबसे पहली मेरी वीडियो थी आपकी आई डोंट ईट बैलेंस डाइट। ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, आई थिंक आई कॉन्टेक्टेड यू इन मार्च 2023, और मुझे आई थिंक कुछ 2 या 3 महीने लगे होंगे दवाइयों को हटाने में। 6 महीने लगे होंगे मुझे दवाइयों को कम्प्लीटली ऑफ करने में। और आई थिंक फिर मैंने 6 महीना बस उसी डाउट में रहा कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने वो दवाइयाँ अपने ड्रॉर में रखी, तो और मैंने ली नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा डर था कि यार शायद मुझे दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, शायद। तो मैंने वो दवाइयाँ अपने पास रखी, बट लकीली वो सारी दवाइयाँ जो हैं एक्सपायर्ड हो गई, और मैंने आई थिंक फरवरी 2024 में मैंने सारी की सारी दवाइयाँ डिस्कार्ड कर दी। और वो दवाइयाँ मैं, आप मानेंगे नहीं, जो भी दिल्ली से आता था या कहीं से भी इंडिया से आता था, मैं उनसे हमेशा 10,000 रुपीज भेज करके मंगवाता था कि किसी तरह से मुझे अपना दवाइयों का स्टॉक चाहिए था। आई वॉज दैट मच desperate for these medicines. बट लकीली थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर किसले दैट कि मेरा ये सब दवाइयाँ जो है अभी कम्प्लीटली ऑफ हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल भी इस टाइम दवाइयों पे नहीं हूँ। 0 मेडिसिन है मेरी, 0 ड्रग्स हैं, 0 मेरे सप्लीमेंट्स हैं, 0 मेरे प्री वर्कआउट्स हैं, 0 मेरे पोस्ट वर्कआउट्स हैं। कुछ भी नहीं ले रहा हूँ मैं। आई एम कम्प्लीटली 100% नेचुरल and 100% carnivore, and I just eat red meat, butter, and salt, and I drink salted water, and that's all. Hello, boys and girls. Good evening, everybody. We have one special guest today, Veenu Rihal. So he is going to talk about his personal story on carnivore diet, how he has transformed himself on this carnivore diet. So coming to his background, he is basically a fitness coach, nutritionist, ISSA certified, and he is currently based in Dubai. So he runs his own business of cake, bakeries and all, and catering services. So let's talk about him. So what I'm going to do now, I'm going to shut my mouth, and I will let him speak about his story. So please, Veenu, please. Yeah, thank you very much, Dr. Gisle. It's really glad to be with you here, and I'm really glad to be on your channel. I've been watching your channel from a long time. I think it's almost 1.5 years, and finally I'm with you on your channel. And thank you for inviting me for all this. My pleasure. Namaskar, everybody. Myself, Veenu Rihal, as mentioned by Dr. Kishle. Yes, I would like to share my carnivore transformation from my basic food studies to carnivore studies, how I actually changed my life in last 1.5 years. So, doctor, what happened is at the age of 33, 34, I started my gym career completely. मैंने हिंदी में बात करें डॉक्टर साहब? बिल्कुल, exactly, no problem. Sorry, thank you very much.
सो मैंने 33 की एज में मैंने डिसाइड किया कि यार चलो हमें अब थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मैं 18 की एज से ही काफी वर्कआउट करता था, बट रनिंग वगैरह करता था, थोड़ा जिम कर लेता था, काम में बहुत बिजी रहता था, तो इतना कुछ होता नहीं था। बट जिम का बहुत शौक था शुरू से ही मेरे को। सो 33 की एज, 33, 34, 35 की एज में देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट प्रॉपरली। अब हम जब फिटनेस में घुसे तो कीड़ा था हम लोगों को भी, हमने भी फिटनेस करना शुरू किया। 35, 36, 37, 38, 39, 40 हो गया, पर बॉडी अच्छे से बन नहीं रहा। सो हमने फिर कोर्स करना शुरू किया, जो हमने ईसा यूएस में कनेक्ट किया, वहाँ पे कोर्स किया मैंने 1 डेढ़ साल का, वहाँ से डिग्री ली। वो उसको मैंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करते करते मेरी एज 42 हो गई। और उसको फॉलो मैंने कैसे किया, उसमें सब बताया गया था कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, ये सप्लीमेंट लेने हैं, वो सप्लीमेंट लेने हैं, दुनिया जहान के, तो मैंने सब लेना शुरू किया। और honestly, I've literally gone 70% vegan by not knowing that I was vegan. In a case that हर चीज, हर टाइप का मैंने वेजिटेबल खाया। ब्रोकलीज मैंने बढ़ाई इतनी अपनी लाइफ के अंदर, मैंने बेबी स्पिनच बढ़ा दिए, और जितने भी ग्रीन लीव्स थे मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो मॉर्निंग में मैं जिम जाने से पहले मेरा प्री वर्कआउट वेजिटेबल्स ही होता था। तो बिग बंच ऑफ सैलेड, जाते जाते मैं ड्राइव करते करते खाता हुआ जाता था और पहुंचता था जिम। अच्छा फील होता था उस टाइम पे, मुझे भी बढ़िया मजा आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। अब 1 2 साल मैंने उसको कंटिन्यू किया। फिर 42 की एज में जाके मेरे को ऐसा कुछ हार्ट में पल्पिटेशन या कुछ सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन शुरू हो गई। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने फिर भी कंटिन्यू किया बाय नॉट नोइंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे लगा शायद मेरा वर्क का प्रेशर है, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया भाई। और मैंने उसको इनफैक्ट मैंने उसको बढ़ा दिया कि मेरे को लगा कि शायद मेरी डाइट हेल्दी नहीं हो रही है, तो मुझे और इसको हेल्दी करना है। तो मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पीना शुरू कर दिया बना करके, मतलब एक एक आधा आधा लीटर। तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो और बढ़ता जा रहा था वो एक्चुअली में। जब बढ़ता गया तो एक बारी मैं रात को इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि मैंने अपनी मिसेस को बोला कि मुझे आप हॉस्पिटल लेके चलो, हमें अभी जाना है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो हम हॉस्पिटल चले गए, यहाँ से मेरे घर से कुछ 10 मिनट का रास्ता था। मैंने ओवर स्पीड पे अपनी गाड़ी को चलाया, फटाफट से पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ दवाइयां दी, 2 3 घंटे रखा मेरे को ओवरनाइट, फिर छोड़ दिया। अच्छा बिल मारा मेरा, मुश्किल नहीं है। चलो मैं घर आ गया। घर आकर के भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि मैं डेली का मेरा तो रूटीन वही था। अब मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ। फिर इन इनडेफिनेटली माय मॉम एंड डैड passed away together in 2021. So I had to go to Delhi. I'm from Delhi actually. तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में सब पाठ पूजा हो रही थी, तो वहाँ पे भी खाना वाना चलता ही, आपको मालूम है। गुरुद्वारे गुरुद्वारे में हम लोग गए, वहाँ पे भी चल रहा है। तो मैं जब जब खाना खाता हूँ तब तब मेरे को अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। तो मैंने अपने जो हमारे क्लोज भैया हैं, ब्रदर हैं, उनको मैंने समझाया कि भैया मेरे को ना ऐसे से प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर जी के पास लेके गए, जो बिल्कुल मेरे घर के आसपास ही थे, कार्डियोलॉजिस्ट। अब उनके पास मैं गया, उनको मैंने समझाया कि डॉक्टर मेरे बैक में पेन रहता है, मेरे चेस्ट में थोड़ी सी पल्पिटेशन रहती है, हार्ट के आसपास कुछ प्रिकिंग सेंसेशन है। उन्होंने मुझे मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट दिए होंगे, और लंबी चौड़ी दवाइयां लिख के दे दी, कुछ 12 दवाइयां। ठीक है, उसमें That's स्टैटिन थी। yeah, that same prescription which I got actually, no? एब्सोल्युटली या सो Yeah. आई मीन 12 दवाइयां। आई हैव नेवर हैड मेडिसिन इन माय लाइफ सो मच इन लास्ट 20 years, एंड सडनली उन्होंने मुझे इतना ड्रग्स पे डाल दिया। तो मैं एक्चुअली में थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा यार, इतना फिटनेस करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं भी दवाइयों पे आ गया, ड्रग्स पे आ गया, तो मुझे कुछ डाउट हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दवाइयां लेकर के वापस आया। मैंने फिर दवाइयां खानी शुरू करी, और उसमें नॉट नोइंगली उसमें 2 से 3 स्लीपिंग टैबलेट्स भी थी। ठीक है, तो जब जब मुझे घबराहट होती थी तो मुझे वो खानी होती थी, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, अपने आप को शांत करने के लिए। फिर मैं योगा करना शुरू किया, मैंने हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। यू नो काफी लोगों को मैंने फॉलो अप किया यूट्यूब पे। मतलब कुछ हो नहीं रहा था, स्लीप मेरी वर्स्ट होती चली गई, खाना मेरा इम्प्रूव होता चला गया डॉक्टर के हिसाब से। उन्होंने मुझे लिखा था, क्योंकि ग्रीनी लीव्स आपको कंटिन्यू करने हैं, और Right. आप मैंने और मैं थोड़ा बहुत अल्कोहल भी लेता था, तो उन्होंने बोला आप अल्कोहल लेते रहो, जिंदगी जीनी है, तो आप जीते रहो, आप पीते रहो। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। Moderation में. अपना मॉडरेशन में, हाँ। तो अभी 3 4 महीने हो गए मेरे को,
और मैं ना थोड़ा सा वैसा आदमी को, यार कुछ ठीक नहीं हो रहा ना, तो आई वॉन्ट टू सर्च कि वाई एम आई नॉट गेटिंग फाइन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रूट कॉज, दैट्स आवर बिजनेस टीचर्स अस, आपको कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप उसका रूट कॉज निकालो। तो मैंने भी अपना रूट कॉज निकालना शुरू किया। तो मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता था, कुछ ना कुछ तो होगा इसका सोल्यूशन। तो मैंने एक बार अपने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे क्लियरली बताइए, डू आई रियली हैव टू लिव विद दिस? तो उन्होंने मुझे बोला, यार देखो मुझे भी है ये, तो मुझे भी है, तो सबको ही होता है ये, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा मत सोचिए, आप अपना दवाइयाँ खाते रहिए और जीते रहिए, मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, होता होगा फिर ऐसा। बट मेरे को ना फिर बहुत टेंस, मतलब आई वाज रियली टेंस के यार ये कुछ समथिंग इज रॉन्ग। देन आई लकीली आई केम अप अक्रॉस विद वन ऑफ योर वीडियो, और वो वीडियो है और आज का दिन है, आई थिंक माई लाइफ हैज टोटली चेंज। मैंने आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया। एक बार वीडियो आया, मैंने शायद इग्नोर किया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर मैंने उसको देखा। फिर उसमें आपने लिखा था कि यूट्यूब में मुझे फॉलो करो, तो मैंने जाके आपको यूट्यूब में एक बार ही पढ़ा, और सबसे पहली मेरी वीडियो थी आपकी, आई डोंट ईट बैलेंस डाइट। तो मैंने वहां जाके देखा, तो मेरे को इतना अचंभा हुआ, मैंने कहा यार सीरियसली मैन, लाइक इट्स बीन लाइक 40 years वी बीन ईटिंग दैट, एंड वी बीन थ्रोन दिस इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये है आपकी फिटनेस है और ये करना है वो करना है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर आपके वीडियोस देख देख के मैंने ऑयल वाला वीडियो देखा, इन्फेंट वाला वीडियो देखा, जितने भी वीडियोस हैं, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 2 या 3 बार सारे ही देख चुका हूं मैं। आई थिंक ऑलमोस्ट काफी इंफॉर्मेशन मेरी गैदर हो चुकी है पिछले 1 साल के अंदर। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपके मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो जितनी मेरी नॉलेज थी उतना मैंने आपका वीडियोस देखा। लेकिन इवेंचुअली जब जैसे जैसे मैंने वीडियो देखने शुरू करे, और एक ही साल के अंदर जो आपके लास्ट वीडियोस हैं, और जब मैं आपके शुरू के वीडियोस में जाता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्योंकि जो Exactly. पहले के वीडियोस थे, शायद मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी इतनी क्लियर हम्म। नहीं थी और मेरी नॉलेज इतनी क्लियर नहीं थी, तो जो आप बोलते थे मुझे लगता था हाँ चलो 50% समझ में आ रहा है, 50% समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम्म। जब इतना हम्म। सुनने के बाद, अब जब मई 2024 में खड़े हैं हम, जब मैं आपके 23 के वीडियोस देखता हूँ या 22 के वीडियोस देखता हूँ, तो सारे ही रिलेटेड हैं आपके आज के वीडियो से भी। तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं मेरे को हम्म। उसमें, कि हाँ यार, हाँ Right. ये सच बोला आपने, ये सही बोला, वहां सही बोला। Right. सो इट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। एंड ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, आई थिंक आई कॉन्टेक्टेड यू इन मार्च 2023, हम्म। और मुझे आई थिंक कुछ 2 या 3 महीने लगे होंगे दवाइयों को हटाने में। 6 महीने लगे होंगे मुझे दवाइयों को कम्प्लीटली ऑफ करने में। हम्म। और आई थिंक फिर मैंने 6 महीना बस उसी डाउट में रहा कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने वो दवाइयां अपने ड्रॉर में रखी। तो और मैंने ली नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा डर था कि यार शायद मुझे दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, शायद। तो मैंने वो दवाइयां अपने पास रखी, बट लकीली वो सारी दवाइयां जो हैं एक्सपायर्ड हो गई। और मैंने आई थिंक February 2024 में मैंने सारी की सारी दवाइयां डिस्कार्ड कर दी। और वो दवाइयां मैं, आप मानेंगे नहीं, जो भी दिल्ली से आता था या कहीं से भी इंडिया से आता था, मैं उनसे हमेशा 10,000 रुपीज भेज करके मंगवाता था, कि किसी तरह से मुझे अपना दवाइयों का स्टॉक चाहिए था। आई वॉज Yes. दैट मच desperate फॉर दीज मेडिसिन। बट लकीली थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर किसले, दैट कि मेरा ये सब दवाइयां जो है अभी Exactly. कंप्लीटली ऑफ हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल भी इस टाइम दवाइयों पे नहीं हूँ। जीरो मेडिसिन है मेरी, जीरो ड्रग्स हैं, जीरो मेरे सप्लीमेंट्स हैं, जीरो मेरे प्री वर्कआउट्स हैं, जीरो मेरे पोस्ट वर्कआउट्स हैं। कुछ भी नहीं ले Right. रहा हूँ मैं। आई एम कम्प्लीटली कम्प्लीटली 100% नेचुरल एंड 100% कार्निवोर, एंड आई जस्ट ईट रेड मीट, butter and salt, and I drink salted water, and that's all. When I don't Yes. have anything to eat, in this case, I just make some omelette and eggs. Yes. That's my secondary meal. And if I absolutely don't have eggs also, then I just eat chicken from the market, which is non-oily, just grilled in Yeah. the machine. Yeah. Yeah. That's all my last meal. There is no other meal for me left, because I completely believe that my body has been so intolerance with every plant-based food, Yes. that I anything goes in my body, it Yes. rejects. It tells me that you did not feed me right. Please go and throw out. So I absolutely Yes. believe it. In fact, chai, coffee, सब छोड़ दिया मैंने. In fact, I'm completely on red meat, salt, eggs, water.
That's all यस what I eat. And butter and ghee. That's all. यस। सो बेसिकली आपको अब अपने एक्स कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यू शुड रिपोर्ट कि Yes. आपकी जो ग्रीन्स है वो चली गई, मेडिसिन भी चली गई, और मैं भी बदल गया, क्योंकि Correct. आपने बोला था कि ये तो यार होता ही है, ये तो मुझे भी है। Correct. Absolutely. तो Absolutely. बेसिकली नहीं, एक्चुअली सीरियसली मैं बता रहा हूँ सीरियस नोट पे कि आपको एक्चुअली जाना चाहिए, एक बार बोलना चाहिए उस डॉक्टर को, क्योंकि मेरा पर्पस है सिर्फ जनरल पब्लिक को अवेयर करना नहीं। मैं डॉक्टर हूँ जी, तो मुझे राइट है कि मैं डॉक्टर्स को भी अवेयर करूँ अपने बिल्कुल सर। कंटेंट्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और जी। इसलिए मेरे कुछ वीडियोस भी साइंटिफिक होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए नहीं बना रहा होता हूँ कंटेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ डॉक्टर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, स्पेशली जूनियर्स हैं जो देखते हैं, हम्म। काफ़ी फॉलो करते हैं मुझे, और मैं हम्म। उनके लिए बना रहा हूँ, और वो चेंज भी वही लाएंगे। मैं एक सीनियर परफेक्ट। डॉक्टर से, कंसल्टेंट से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो लोग अब जा करके बोलेंगे कि नहीं मैं अब मेडिसिन नहीं लिखूंगा, मैं अब डॉक्टर किशले की तरह डाइट प्रिस्क्राइब करूंगा। ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। करेक्ट। तो जो करेक्ट। करेक्ट। कमिंग जो जनरेशन है ना, जो यूथ हैं हमारे, जो एक्चुअली अभी जी। एमबीबीएस कर रहे हैं, या जी। एक्चुअली जो एस्पिरेंट हैं, वो लोग जी। ही कुछ ला सकते हैं चेंज। अब ऐसे ऐसे एब्सोल्युटली। ये सीनियर डॉक्टर से मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसलिए उनको अपने काम को करने देता हूँ, और हाँ उनको पॉइंट आउट करता हूँ। मैं एक काम तो करता ही हूँ, सोशल हम्म। मीडिया पे क्रिटिक करके पॉइंट आउट हम्म। करता हूँ, वो ज़रूरी है। तो हम्म। इसलिए यू शुड गो टू हिम, और यू शुड रिपोर्ट हिम एक्चुअली अबाउट योर कंडीशन, एंड हाउ एक्चुअली यू रिवर्स योर all your means symptoms, and all means everything Actually, like anxiety actually, and I will actually go to doctor and tell him how you can reverse your disease. exactly exactly। तो उसको उनको बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब देखो मैंने तो अपनी रिकवर कर ही ली है। अब आप भी हम्म। अपनी रिकवर कर लीजिए क्योंकि आप भी सफर कर रहे हैं काफी टाइम से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो एक्चुअली ये ब्रिलियंट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हम लोग, जितने भी पढ़ाई करते हैं ना, जितने भी डॉक्टर्स, जी। जो लॉजिस्ट जब लग जाता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो जी। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें डॉक्टर्स को ना वो उस पर्टिकुलर उस स्पेशलिटी, उस फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। ऊपर हम्म। ऊपर की चीजें बताई जाती हैं कि पेशेंट आएगा एक, तो आप क्या क्या इंटरवेंशन आप करोगे, इन्वेजिव प्रोसीजर। हम्म। तो कार्डियोलॉजिस्ट का जो एक्सपर्टीज है वो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हम्म। पेसमेकर लगाना, यही है हम्म। उनका काम। हम्म। उनको हम्म। बेसिक्स समझ में नहीं आता। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आप हार्ट रेट का जो कार्डियक साइकिल है ना, आप बेसिक चीजें भी उनसे पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे, जी। क्योंकि वो भूल चुके हैं। वो उनका अब काम नहीं रह गया, उनका काम है पेसमेकर लगाना और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करना। तो ये सब प्रॉब्लम है, पब्लिक समझ नहीं पाती इस चीज़ को कि हम एक कार्डियोलॉजिस्ट हम्म। के पास जा रहे हैं तो हमें हम्म। कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे मेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हम्म। उस पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो एक्चुअली वो डॉक्टर होते हैं जो आपको बेसिकली उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाते हैं। अगर हमें ज़रूरी होगा कि एंजियोप्लास्टी करनी है तो भाई करनी है। तो हम्म। हम्म। वो जो सिचुएशन होता है वो उसके लिए होता है, उनकी जो एक्सपर्टीज है वही है। तो हम्म। हमारी जो कंडीशन है, डिबिलिटेटिंग जो सिचुएशन होती है, जो एज के साथ, ईयर्स ओवर द ईयर्स एक्चुअली हम खराब होते जाते हैं, हमारी बॉडी खराब हो जाती है। इस चीज़ को वो कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का वो आपका हार्ट का प्रॉब्लम हम्म। हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हम्म। हो, बॉडी के कोई हम्म। भी पार्ट्स का प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हम्म। को रिवर्स करना काम नहीं है डॉक्टर्स का। हम्म। एक्चुअली डॉक्टर्स का काम वो है, बट डॉक्टर्स कर नहीं पाते क्योंकि ट्रेनिंग ही हमारी कुछ ऐसी है कि हम हेल्पलेस जी। हैं काइंड ऑफ। और जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है मेरी तरह, वो कर पाता है, वरना वो गोल्ड मेडल लेके बैठ जाता है। जैसे ही गोल्ड मेडल आता है घर में उनके, वो बोल्ड हो जी। जाता है उसी समय। सही बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, आई आई रियली वांट टू से वन मोर थिंग कि आई थिंक जब मैं दिल्ली में अपना इलाज करवा रहा था और आई थिंक आई वाज सो डिप्रेस्ड इन मी, इन माई सेल्फ इटसेल्फ सो मच कि मैंने अपने सारे बैंक के पासवर्ड्स जितने भी मेरे अकाउंट्स के थे या जो भी डिटेल्स होती है ना, मैंने अपनी सारी वाइफ को लिख के दी थी कि भैया ये पकड़ो, ये आप रख लो, अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो आपके पास सारा कुछ डिटेल है। मैं इतना एक्चुअली मैं घबरा चुका था और इतना मैं डिप्रेस्ड हो चुका था उस सिचुएशन को सोच सोच के। सो इतनी ज्यादा पल्पिटेशन होती थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी ये कार्ब्स से हो रही है। और एग्जैक्टली जो मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ या फ्रूट्स खा रहा हूँ या मैं पीनट बटर खा रहा हूँ और जो भी सो कॉल्ड हेल्दी फूड अराउंड द वर्ल्ड, आई बिल्कुल वाज व्हाट आई वाज नॉट टेकिंग, आई वाज कंज्यूमिंग एवरीथिंग, बट जो कुछ भी ले रहा था सब कुछ ही मुझे पल्पिटेशन दे ही रहा था, कहीं से कहीं ना कहीं से सेंसेशन आ ही रही थी मेरे को। और जब से मैंने
रेड मीट खाना शुरू किया है, मुझे कोई सेंसेशन नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली एज नॉर्मल एज आई वाज बिफोर। सो Yes. थैंक यू वंस अगेन। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट्स व्हाट यू आर डूइंग इन ऑन यूट्यूब। थैंक तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कार्निवोर डाइट, और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, आपने क्या क्या किया पर्सनली पूरे ओवर द कोर्स ऑफ दिस 1 ईयर। तो यू। उस यस। पर कुछ बात करते हैं डिटेल में, और कहीं कहीं पे मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट करना है इस पॉइंट को, या फिर कुछ ऐसा समझाना एक्सप्लेनेशन चाहिए वहाँ पे, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। लेट्स बिगिन विद दैट। फाइन। सो डॉक्टर साहब, फर्स्ट थिंग इज, मॉर्निंग में हम लोग सब चाय कॉफी के बहुत एडिक्टेड हैं। हम लोग उठते ही हमको चाय चाहिए होती है और शाम को चाय चाहिए होती है, कॉफी चाहिए होती है। मैं भी काफी एडिक्टेड था कॉफी का। मेरे पास एक अच्छी सी छोटी सी मशीन थी, मैं उसमें कैप्सूल डाल के कॉफी पी लेता था फटाफट से। बट जब भी मेरी कार्निवोर जर्नी शुरू हुई तो मुझे लगा कॉफी चाय से कुछ नहीं होता होगा। लेकिन आप मुझे क्लियर कीजिए, जब मैंने कॉफी छोड़ी तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने आपसे शायद सीखा कि शायद आप चाय पी सकते हैं लेकिन बिना शुगर के पीजिए, तो मैंने वो भी शुरू करी बिना शुगर के भी। बट जैसे ही मैंने बिना शुगर के भी शुरू करी, मेरे को सब कुछ जो है वापस आ गया था। तो क्या ये सच है कि प्लांट बेस्ड में अगर अगर हम ये कॉफी और टी भी लेते हैं तो वो भी आपको रिजेक्शन दे सकता है? या एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो प्री डिस्पोज होते हैं एंजाइटी पैल्पिटेशन ये सब डेवलप करने के लिए। तो कुछ पर्सनालिटी टाइप भी होता है, कुछ माइंड मॉडल होता हम्म। है, और हम्म। जेनेटिक्स का तो रोल हर जगह ही है। कहीं ना कहीं एक हम्म। जीन्स होता है जो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेफिनेटली, और हम्म। उसको जब तक हम ट्रिगर नहीं करते हैं वो जीन्स यूजुअली हमें डिस्टर्ब नहीं करता। हम्म। और इन जनरल मैं ऐसा मानता हूँ कि प्लांट बेस्ड जितने भी फूड आइटम्स हैं टू सम एक्सटेंट किसी ना किसी को हर को प्रॉब्लम करते हैं, करता ही करता है वो डेफिनेटली। बट इतना ज़्यादा वो माइल्ड होता है कुछ लोगों में कि वो फ्रैंकली वो सिम्टम नहीं आता उस तरह से कि ऑब्वियसली उसे एविडेंट हो जाए और उसे पता लगे कि भाई ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे हो गया, अब मुझे ग्रीन टी नहीं लेना या फिर ब्लैक कॉफी नहीं लेना या कुछ भी नहीं लेना बेवरेजेस। तो हम्म। ये इशू है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम ग्लूटेन के बारे में पढ़ते हैं ना, कि ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो वीट में होता है, ओट्स में, राई में, ये सब में होता है, और उसकी वजह से एक एंट्रोपैथी होता है जिसको सीलियक डिजीज बोलते हैं। और उस सीलियक डिजीज में प्रॉब्लम क्या है? डायरिया, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब होता है। आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया वगैरह भी होता है उसमें। और उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लूटेन से हुआ है, तो हम जिनको सीलियक डिजीज नहीं है वो ग्लूटेन ले सकते हैं। बहुत लोगों में ये एक नोशन है, इस चीज को मानते हैं कि क्योंकि मुझे सीलियक डिजीज नहीं है तो ग्लूटेन हमें ट्रबल नहीं कर रहा है तो हम ग्लूटेन ले सकते हैं। उनको नहीं पता कि ग्लूटेन एक्चुअली सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जरूरी नहीं है कि हर को राइट। सीलियक डिजीज हो जाए, करेक्ट। लेकिन वो गट के लेवल पे हर के लिए टॉक्सिक है और वो प्रॉब्लम करता है। हो सकता है आपको पूरी लाइफ आप ग्लूटेन लेते लेते आपको सीलियक डिजीज ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंटेस्टाइन के लेवल पे वो कहीं से भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है। हमेशा जो भी हार्म हमारी बॉडी को पहुंचता है जरूरी नहीं है कि वो मैनिफेस्ट हो जाए सिम्टम्स के फॉर्म में, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। और इस वजह से हम बहुत सारे फूड आइटम्स को हेल्दी ही मानते हैं, जैसे प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में सभी कुछ को हेल्दी ही मानते हैं हम। बट हम्म। एक्चुअली इस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी भी प्लांट बेस्ड फूड का रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी को। हम्म। हम्म। और इसलिए जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी डिप्रिवेशन नहीं हो सकती, उसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, या उससे उस पे बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी भी कमी नहीं होगी आपको, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली एवरीथिंग यू नीड हम्म। एक्चुअली यू गेट फ्रॉम ईटिंग एनिमल्स। ग्रेट। तो तो ये आपने आपने जैसे बोला कि ग्लूटेन, सो इस पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब मैं वेजिटेबल्स वगैरह खाता था और रोटी खाता था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब मैंने बाहर से कभी मटन ऑर्डर कर लिया, और हमारे यहाँ दुबई में ना थोड़ा सा वो एक पठानी रोटी मिलती है, उसमें वो मैदे से बनती है, फर्मेंट करके नेक्स्ट डे बनाते हैं, तो वो मैदे का होता है एक्चुअली में। तो वो जब मैं मील खाता था तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, उस वो खा करके मैं बहुत अच्छा सोता भी था, मुझे कोई इशू नहीं होता था। तो मैं हमेशा ये सोता था, मैंने कहा यार, हमको मटन हमेशा बोला गया, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं मटन खा रहा हूँ तो आई एम फीलिंग बेटर। हम्म, तो आई थिंक यू आर राइट समवेयर कि ग्लूटेन हमको प्रॉब्लम करता है, और अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट फॉर श्योर, बिल्कुल। वेयर मटन एंड रेड मीट मेक्स यू फील बेटर, एंड तो डेफिनेटली इट। तो
वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ग्रीन टी ब्लैक कॉफ़ी भी ट्रबल करता है। उसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स हैं जो एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं है, जिनको हम हेल्दी मानते हैं। ऐसा लगता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट पे में भी मैं एक्चुअली वीडियो बना चुका हूँ, वो बहुत जी। डिटेल में। तो करेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट भी लोग समझते नहीं एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में। हम्म। तो हम्म। वो हर में, टी में हो या कॉफ़ी हम्म। में, आपका हर कुछ कैफीन है ही। हम्म। थियोफिलीन हम्म। है, हम्म। मिथाइलजैंथीन भी बोलते हैं उसको, और ये राइट। सब एक्चुअली ट्रिगर करता है, आपके सीएनएस को भी स्टिमुलेट करता है, एंजाइटी पैल्पिटेशन को भी बढ़ाता है, अगर आपके पास वो ऑलरेडी है इशू तो राइट। लिटिल अमाउंट में भी वो प्रॉब्लम करेगा आपको। और मुश्किल होता है थोड़ा ग्रीन टी को, कॉफी को लेते हुए रहना और एंजाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता ऐसा। तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। राइट। सो अब सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने मैंने आपका एक वीडियो देखा था ऑयल के ऊपर। सच अ ब्रिलियंट वीडियो। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीवन इफ यू आर स्टार्टिंग योर हेल्थ जर्नी, or if you would like to convert your lifestyle to healthy lifestyles, that is the first thing you need to eliminate is the oil. सो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा मेरे लिए टर्न रहा कि मैंने ऑयल को पूरा एलिमिनेट किया, मैंने घी को इन्वॉल्व किया, फिर मैंने अमूल बटर को इन्वॉल्व किया, मतलब काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो बाहर जाकर के जब हम खाना खा रहे हैं तो हम वहाँ पे मीट डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन वो मीट डाइट आपकी 95% ऑयल में ही बनी होती है। तो कितनी सेफ है वो वहाँ पे खानी और कितनी अनसेफ है? या हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी तरह से इसको घी में बनाया हो, चाहे कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, या जो उसकी ग्रेवीज हैं वो ऑयल में बनी हो और बाद में तड़का घी में लग जाए? दैट्स द कंफ्यूजन आई हैव। आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ डेफिनेटली, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं है हमें कि वो घी में बनाएंगे। वो बोल देंगे हम्म। पर घी में वो बना नहीं होगा डेफिनेटली। और इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि आप जितने भी स्टार्टर आइटम्स होते हैं, ड्राई आइटम्स होते हैं नॉनवेज के, आप जी। उसको आप ले सकते हो। और आप कैरी कर सकते हो अपने साथ बटर। राइट। वो बहुत आसान होता है, आपको बटर कहीं पे मिल भी जाएगा आराम से। तो करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है एडिशनल फैट को कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, कि यू हैव ओके। मीन्स नियर बाई मार्केट ऑल्सो, हम्म। सो यू हम्म। कैन बाई एनी टाइम मीन्स लाइक हम्म। बटर और घी और एनीथिंग, सो हम्म। यू कैन ऐड दैट ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रिल्ड चिकन और मटन और एनीथिंग। सो बट मोस्टली इवन जो ग्रिल्ड आइटम भी होते हैं उनके ऊपर भी वे लोग तेल का बिल्कुल, छोका थोड़ा लगाते सा हैं थोड़ा थोड़ा बहुत। सा होता है, थोड़ा होता है। तो तो मुझे करेक्ट, ऐसा वो लगता है भी वो, थोड़ा हाँ, वो अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। बट अगर कुछ नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास वही होता है। उससे बेहतर और करेक्ट। कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वेजिटेबल्स होने। आइटम में तो उससे ज़्यादा ही होगा ऑयल का यूज़। करेक्ट। 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 इन टर्म्स ऑफ कबाब्स एंड ऑल, आपने जैसे बोला अपने स्टार्टर्स, सो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि यार चलो आज बाहर खाते हैं और कबाब खाते हैं। आप आपने का टिक्का लिया या आपने बोटी पीसेस लिए मटन के या चॉप्स लिए, वो सब हम्म, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कबाब्स में आए, सीख कबाब वगैरह में, तो मेरा मानना है, हम तो इस बिजनेस में है थोड़ा बहुत, तो मेरा मानना है कि आप कहीं पे भी जाइए, आप मटन कबाब या चिकन सीख कबाब ऑर्डर कीजिए, आपको उसमें ना कुछ 40 to 50% मिक्स वेजिटेबल होता है। तो जो मिक्स वेजिटेबल कबाब में गया, तो वो जो आदमी इनटॉलरेंट है वेजिटेबल से, क्या वो उसको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो तो प्रॉब्लम करता है। और उसमें मोस्टली बेसन या फिर कुछ ऐसा कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है मोस्टली कबाब में। तो जी। वो जब हम कबाब खाते हैं तो एक्चुअली वो कबाब जैसा लगता भी नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं आता मीट का। करेक्ट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ प्लांट बेस्ड कबाब खा रहा हूँ। राइट। 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 तो राइट। उसको लेने का वो वर्थ इट नहीं है एक्चुअली, कि मुझे वो ऑप्ट ही नहीं करता हूँ मैं। अगर वो राइट। एक प्लेटर में पूरा आ जाए, थोड़ा सा दो तीन पीसेस, तो अलग बात है। बट स्पेशली मैं कभी भी कबाब ऑर्डर नहीं करता हूँ रेस्टोरेंट में अगर गया तो। ठीक है। सो यही मुझे क्लियर करना था कि शायद हमें भी वो बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहीं पे भी वही। जाते हैं तो प्रॉपर अगर मीट ही मिलता है तो आप वही खाइए, वही आपके लिए बेस्ट अवेलेबिलिटी है। हम्म, नंबर नेक्स्ट सर, पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग अभी फुल मटन पे फोकस करते हैं या लैम्ब पे फोकस करते हैं, रेड मीट पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट रेसिपीज डू यू थिंक बहुत अच्छी हैं? क्या उसको हमें रोस्टेड करना चाहिए, वो बेस्ट है, या उसको हमें ग्रिल करना चाहिए, या उसको हम इंडियन स्टाइल में भी कुक करके खा सकते हैं घी के अंदर या तड़का लगा के जैसे मटन बनता है?
व्हाट आई बिलीव कि पॉपुलेशन एट लार्ज, स्पेशली फॉर इंडियन पॉपुलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ग्रिल और रोस्ट ये सब प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बड समहाउ ऐसा कुछ डेवलप हो गया है राइस और रोटी नान वगैरह खाने के साथ साथ। तो ये कुछ मसालेदार, कुछ लट लटपट सा कुछ इनको चाहिए होता है, क्रेविक राइट। आइटम। तो करेक्ट। और ग्रिल्ड आइटम मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं आएगा, नहीं खा पाएंगे, बोलेंगे बहुत ड्राई ड्राई हो जाता है यार, नहीं होता राइट। मेरे से। तो राइट। राइट। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसे उन उस सिचुएशन के लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप जैसे भी बनाते हो टिपिकल इंडियन रेसिपी, जो जी। मसाले के साथ, जी। ऑयल के साथ तो नहीं बनाना है, घी आप डाल के बना सकते हो, या फिर क्योंकि एनिमल फैट वो खुद में ही इतना फैट रिच होता है, मीट, रेड मीट स्पेशली, आपको बहुत ज़्यादा उसमें एडेड फैट घी या बटर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो राइट। उसका एडिशनल फैट अगर आप ले रहे हो साथ में, वो लेना होता है। मीट के साथ मोस्टली लोग राइट। क्या करते हैं कि वो मीट लेके आ जाते हैं और एडिशनल फैट नहीं लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ही सबके पास कि हार्ट डिजीज हो जाएगा या जी। डायबिटीज हो सो जाएगी। आप सो आप कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे इंडियन स्टाइल में मटन बनता है घर पे, हम वैसे बना के क्लियरली खा सकते हैं? आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके साथ आपको रोटी चावल का तड़का नहीं लगाना है। परफेक्ट। ठीक है सर। सर मेरा पर्सनल मानना है कि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे आपके चैनल देखने के बाद ना कुछ लोगों को मैंने फॉलो किया। तो एक बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक देखता हूँ मैं लोगों का। तो उसमें एक बहुत अच्छा वो बोला गया कि मीट हील्स। सो एग्जैक्टली। मेरे केस में तो ये प्रूफ हुआ ही है, प्रूव हो चुका है, बट आप थोड़ा इसमें हाईलाइट कीजिए कि हाउ डज मीट हील्स अस? मीट एक्चुअली सभी को हील करता है, और जो बीमार नहीं है उनको मेंटेन करता है, उनकी हेल्थ को। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको हेल्दी रहने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस मीट में है, स्पेशली रेड मीट। में हमेशा ही बोलता हूँ, मीट का मतलब मेरे लिए रेड मीट होता है, और राइट। उस रेड मीट में है सारा न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए, और जो नहीं है इसका मतलब है वो आपको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। या फिर करेक्ट। बहुत कम है, इवन अगर वो बहुत कम है, जैसे विटामिन सी, तो अगर वो बहुत कम है इसका मतलब है आपको ज़्यादा चाहिए नहीं, वो कम चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कार्बोहाइड्रेट, देन द रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन सी एक्चुअली गोज वे वे डाउन। पीपल डोंट रियलाइज दिस। तो क्योंकि मीट के साथ आपको रोटी चावल नहीं खाना, तो आप कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा नहीं रहे हो अपनी डाइट में, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट निल है। और उस निल कार्बोहाइड्रेट के साथ जितना भी विटामिन सी मीट में रखा है, जो भी है, वो एनफ होगा आपकी बॉडी के लिए। तो अगर वो कम है तो आपकी बॉडी को उतना ही चाहिए, वही ऑप्टिमल है आपके लिए। और अगर जो चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में है, जैसे फैट बहुत है, तो क्योंकि आपको चाहिए, तो उसको आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, या ये नहीं सोचना कि हमें लीन प्रोटीन खाना है या फैट को रिमूव कर देना है। तो बस ऐसा ही है, और क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको चाहिए, वो आपको मिल रहा है डेली बेसिस पे, तो आप हेल्दी क्यों नहीं रहोगे। और आपको चाहिए क्या, हेल्दी रहने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए, और सारे आपको मिल रहे हैं उससे। जी। 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 आई थिंक दैट्स ऑल। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं जब से एक्चुअली मटन खा रहा हूँ, आई थिंक आई रियली फील गुड एंड आई डोंट थिंक सो माय बॉडी रिक्वायर्स एनीथिंग एल्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मटन, सॉल्ट एंड एग्स एंड वाटर पे ही जी रहा हूँ आज की तारीख में, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई ईट। आई डोंट इवन टेक एनी अदर स्पाइस आल्सो, नो नो गरम मसाला, नथिंग। यस। So I think I feel really brilliant on this diet. Definitely, it is. I mean, nothing else is required after this for sure. यस। यस। Next is डॉक्टर साहब, मेरा एक हमेशा डाउट रहा है कि कार्निवोर डाइट पे हम लोग योगर्ट भी कंज्यूम करते हैं। सो मैंने ना ग्रीक योगर्ट कंज्यूम कंज्यूम करना शुरू किया था। उसमें क्या हुआ मेरे साथ कि आई वॉज नॉट लूजिंग वेट। सो आई मीन व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि कार्निवोर डाइट पे एकदम से आदमी श्रेड हो जाता है। तो ग्रीक योगर्ट पे मैं या तो मेंटेन कर रहा था, या मैं हल्का हल्का मुझे थोड़ा सा हैवी फील होता था। तो ऐसा क्या है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या व्हाट डू यू थिंक? डेयरी बहुत कम लोगों को एक्चुअली सूट करता है, और राइट। डेयरी इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक्चुअली ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन इनसाइड आवर ओके। बॉडी। तो हम्म। अब क्योंकि जो भी सब्सटेंस एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन को जनरेट करता है हमारी बॉडी में, हम्म। ट्रिगर हम्म। करता, वो एक्चुअली फैट गेन एडिपोसिटी को सपोर्ट करता है, वो बूस्ट करता है बेसिकली। तो फैट लॉस स्टॉल होता है उसमें, इसलिए जनरली इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप सफ़ेद चीज़ खाना बंद कर दो।
है जी ना। जी जी अगर आपको जी वजन जी घटानी है, जैसे चावल, चीनी, ऐसे तो वो नमक भी बोलते हैं, जिसका कोई मतलब जी कोई साइंस नहीं है जिसके पीछे। जी, बट वो वाइट चीजें, इसलिए मैदा, ये सब। तो ओके। वो प्रॉब्लम ये है कि वो वाइट कलर का कुछ इसमें साइंस नहीं है। वो सिंपल सा वो ये चीज़ है कि क्योंकि जो भी चीज़ें आपको इन्फ्लेमेशन कराएंगी वो वेट गेन कराएंगी, फैट गेन कराएंगी। क्योंकि हम्म हम्म इन्फ्लेम्ड स्टेट में आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कर रही होती है फैट को, हम्म कार्बोहाइड्रेट को, हम्म उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आता है। तो हम्म, जब ओके। ऑक्सीडेशन नहीं होता तो क्या होता है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है आपका वो स्लो डाउन हम्म हो जाता है। मतलब उस तरह से हम्म, एनर्जी नहीं आता, एटीपी नहीं आता, तो आप लेथार्जिक भी फील करोगे, स्लगिश भी फील करोगे। और राइट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरा स्लो हो गया हूँ, पता नहीं राइट एनर्जी लेवल नहीं है उतना। तो इन जनरल मतलब मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो डाउन होता है, मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं हम। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है, फैट लॉस। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो, अगर आपको वो ट्रिगर नहीं कर रहा है, इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा, देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट आपको हम्म फैट लूज करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेयरी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को हटा रहे हो तो उसके बाद अगर किसी चीज को हटाना है आपको, तो डेफिनेटली दैट इज डेयरी। हम्म हम्म हम्म। सो डॉक्टर साहब, मेरे इस पूरी जर्नी में जो मैंने एक साल में जितना भी खाना मैंने इन एंड आउट किया, आई थिंक आई वाज नॉट 100% कार्निवोर फॉर 9 मंथ्स, बट आई थिंक इन लास्ट 3 मंथ्स आई एम कम्प्लीटली कार्निवोर। बट यस। वो उस 3 महीने के, उस 9 मंथ्स के अंदर जो भी मैंने खाया पिया, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों को खाते रहते और कार्निवोर आई थिंक 80% या 70% करने के टाइम पे मुझे कुछ कुछ चीजें जो है मुझे फील हुई। जैसे मेरे को थोड़े बहुत जॉइंट पेन्स थे, देन आई हैड सम स्लीप डिसऑर्डर, sometime I had headaches। सो ये सब चीज़ें मेरे को होती थी कंटिन्यूअसली, और मैं इसी वजह से कार्निवोर डाइट पे थोड़ा सा घबराया रहता था कि मैं सोचता था कि शायद कहीं ना कहीं या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या ये डाइट मुझे सूट नहीं कर रही है। लेकिन एट द एंड मैंने वो सॉल्व किया। तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम 100% डाइट पे नहीं होंगे कार्निवोर, तो क्या ये सिम्टम्स नॉर्मल हैं? हेडेक, स्लीप डिसऑर्डर, जॉइंट पेन्स, लूज मोशन, sleepy all day, a body is oxidized, or your body is inflamed with something whatever you are eating. So is it normal अगर आप 100% कार्निवोर पे नहीं है? क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ लोग राइट। कार्निवोर करते होंगे बोल करके और कहते होंगे यार मेरी रिकवरी नहीं हो रही है। तो शायद क्या यही रीजन है उसकी रिकवरी में जो है वो डिले हो रहा है, कि राइट। आप चोरी छिपे कुछ ना कुछ साइड में कुछ ना कुछ राइट। खा रहे हैं? राइट। राइट। या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी डाइट पे आए हो, किसी भी डाइट को कर रहे हो फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, फॉर सम chronic disease, in view of chronic disease, then definitely you have to consider that diet as your हम्म medicine. हम्म तो जब आपको मेडिसिन की तरह करना है देन डेफिनेटली उसमें कहीं कहीं से भी कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए कि मैंने ये छोड़ दिया या फिर मेरे से स्किप हो गया। हम्म तो हम्म, आपको उसे एक थेरापेटिक प्रोटोकॉल की तरह फॉलो करना होगा कि मुझे जब करना है 100% तो 100% करना है। और वो राइट। एक्चुअली वर्क करता है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप 6 मंथ्स एटलीस्ट करते हो, मेरा ऐसा मानना है कि 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपका जो भी रेग्ड मेटाबॉलिज्म है, जिस भी लेवल पे हम्म वो एक्चुअली रेग्ड हो चुका है, हम्म वो हम्म, काइंड ऑफ रिवर्स हो जाता है 6 मंथ्स में। हम्म, हम्म, अगर आप उसे शिद्दत से करते हो, 100% अपना देते हो। और जी। अगर आप 100% देने के बाद इफ यू आर एबल टू एड बैक ऑल दोज आइटम्स एंड यू आर नॉट हम्म एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द सिम्टम्स विच यू हैड हम्म, बिफोर, तो मुझे ऐसा लगता है देन इट्स वेल एंड गुड, आप कर सकते हो उसको ऐड। बट समटाइम्स इट प्रेसिपिटेट्स, ओके तो वो एक्चुअली सिम्टम्स आ जाते हैं बहुत लोगों को ओके ओके, री ऐड करने के बाद। तो आपको राइट खुद ही वो एक्सपीरियंस करना है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है देन डेफिनेटली यू कैन एंजॉय, यू कैन ऐड राइट दोज आइटम्स बैक, नो प्रॉब्लम। राइट। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि भाई मुझे कुछ और मत दो, हम्म आई जस्ट नीड दिस मीट, वाटर, सॉल्ट, एंड दैट्स इट, हम्म, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो आपको करेक्ट। उस सिग्नल को समझना है और उसको ही मान करके एक्सेप्ट करना है, और
आपको उसको ही नॉर्मल मानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ अलग खाते हुए अगर आप बीमार हो रहे हो, देन हम्म अलग खाना इज एबनॉर्मल, नॉट व्हाट यू हम्म आर मैनिफेस्टिंग द सिम्टम्स। सिम्टम्स हम्म मैनिफेस्ट करना एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो डाइट नॉर्मल नहीं है। तो आप अगर उस पर सिम्टम्स ला रहे हो, किसी भी तरह के हम्म सिम्टम्स डेवलप कर रहे हो, तो सिम्टम्स का आना एबनॉर्मल नहीं हुआ, हम्म गलत खाना इज एबनॉर्मल फॉर यू। हम्म हम्म तो आपको उसको एड्रेस करना है और अपनी तरफ से 100% देना है। अगर उसके बाद सिम्टम्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सिम्टम्स राइट आता है देन डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है आपके लिए, वो डाइट प्रॉब्लम। राइट। सुरभ साहब, नेक्स्ट मेरे को पूछना था आपसे, जिस तरह का भी हम लोग खाना खाते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब आपकी बॉडी में इतना टॉक्सिक फूड जाता है, तो आपकी बॉडी जो जितना भी टॉक्सिक एक्यूमुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपकी बॉडी को इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है, एक्यूमुलेशन करके। ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि काफी एक्यूमुलेट हुआ। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आइस बाथ लेना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले भी लेता था आइस बाथ, 3-4 साल से लेता आ रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद इसकी जरूरत है मेरे को। सो डॉक्टर साहब, मैंने आइस बाथ ली, एंड आप मानेंगे नहीं, मेरे को आई थिंक काफी टाइम के बाद ली थी मैंने। तो लेने के बाद मैं 2 से ढाई घंटा मैं बेड के अंदर ब्लैंकेट लेके अंदर चला गया, और मैं कांपता रहा एक्चुअली में 2 घंटा। सो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये सही है जो मैं कह रहा हूँ कि शायद इन्फ्लेमेट हो गई थी मेरी बॉडी बहुत ज्यादा? तो और ये प्लंज करने से मुझे काफी रिलीफ मिला, और क्योंकि उसके बाद से मैं काफी रिलीफ हुआ था एक्चुअली में। हम्म। थोड़ा सा हाईलाइट डालेंगे इसके ऊपर आप प्लीज? हाँ बिल्कुल, ये जितने भी ये सारे जो स्ट्रैटेजीज है ना, जैसे सोना, जी। कोल्ड या फिर कोल्ड वाटर बाथ, ये सारा कुछ एक हेल्दी स्ट्रेसर का नाम देते हैं इसे हम। ओके। काइंड ऑफ इसका हेल्दी स्ट्रेसर का मतलब होता है हम अपनी बॉडी को एक स्टिमुलस दे रहे हैं, काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे हैं हेल्दी वे में, क्योंकि डोज हमारा कुछ ऐसा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। यस। तो ओवर द टाइम क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी कोप अप करने के लिए उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करना शुरू करती है बॉडी में। हीट शॉक प्रोटीन्स हो गए, या फिर कोल्ड के एक्सपोजर के साथ जो आपके जो भी एडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग बॉडी उसको कोप अप करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है। तो ऐसा करने में होता क्या है कि आपकी बॉडी काइंड ऑफ रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेसर मिले तो आपकी बॉडी उसको बेटर वे में कोप अप कर सके। तो वो टॉर्चर बेसिकली फिर आपके लिए टॉर्चर नहीं होगा, और इस तरह से आप अपनी बॉडी को काइंड ऑफ एक इस तरह के जो स्ट्रेसर के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा वेदर चेंज होता है, जैसे कभी ठंड बहुत पड़ गई, या आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, कहीं कहीं पे बहुत गर्मी होगी। तो आप अगर ऐसा एक्सपोजर लेते हो, जैसे कोल्ड वाटर बाथ ले लिया आपने या सोना ले लिया, तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी काइंड ऑफ पहले से प्रिपेयर्ड होती है कि कोई भी एडवर्स मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे भी आप अगर आप जाते हैं, खुद की बॉडी आप खुद को एक्सपोज करते हो, तो आपकी बॉडी काइंड ऑफ उसके लिए रेडी होती है, क्योंकि वो जानी हुई है पहले से, उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है उस चीज़ का। तो वो बेटर वे में डील कर पाती है। तो ये सब स्ट्रेसर आपकी बॉडी को काफ़ी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रोबस्ट बनाती है लॉन्ग लॉन्ग रन में। और ये ज़रूरी होता है, और कई बार क्या होता है कि उस टॉर्चर के अगेंस्ट आपकी बॉडी जो अडेप्टेशन मैकेनिज्म को डेवलप करती है, उस दौरान ही कई बार आपके बहुत सारे पेन जो होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा। राइट। तो हालांकि वो एक्चुअली स्टिमुलस उस समय के लिए प्रॉब्लमेटिक था, बट क्योंकि क्योंकि उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जब बॉडी बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है, जनरेट करती है, देन वो एक्चुअली लॉन्ग रन में क्या होता है, कुछ वीक्स के बाद आपको वो एक मेडिसिन की तरह काम करने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत रिलीफ मिल रहा है, मुझे पेन उस तरह से नहीं होता। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरा ये भी मानना है कि जितने भी हमारे जॉइंट पेन्स होते हैं, अगर मान लीजिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट करने के टाइम पे मेरा कुछ खिंच गया, नस खिंच गई या मसल मसल खिंच गया, सो ना मैंने हमेशा एज सुन एज आई रीच टू माई कंफर्टेबल लेवल इन माई होम और वेर एवर इन माई ऑफिस, हम्म। मैं एकदम से उस पे ना आइस पैक लगाता हूँ, और आइस पैक लगा के रखता हूँ जब तक वो मेरे को नम ना हो जाए, और मतलब राइट। 1-2 घंटा हो जाता है मेरे को, और ट्रस्ट में मेरा वो पेन ना विद इन 12 आवर्स खत्म हो जाता है।
राइट। लेकिन अगर वहीं और कोई सूजन हो या राइट। स्वेलिंग हो, तो मैं ये आइस आइस पैक नहीं लगा सकता। तब मैं आई थिंक राइट। गर्म पानी की बोतल या कुछ लगाते हैं, ऐसा एग्जैक्टली। कुछ। क्या ये सही है? मैं सही मान रहा हूँ इस बात को, या कुछ, या मेरे साथ ही सब कुछ ठीक है ये? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है अब ये वार्म और जो वार्म वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है कि अब यूज नहीं होता। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पे चोट लगी होती है, तो ऑलरेडी वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो रखा होता है। हम्म। राइट। ताकि इसलिए रेडनेस होता है वहां पे। तो इन्फ्लेमेशन का साइन भी होता है, वन ऑफ द साइंस इज एक्चुअली रेडनेस, जिसे हम हम्म। रूबोर भी बोलते हैं, रूबोर। ओके। और वो रेडनेस एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके ब्लड वेसल जो है डायलेटेड है, आर्टीरियोल्स। हम्म। हम्म। और जब आपके ब्लड वेसल डायलेटेड है, तो आप अगर वार्म टेम्परेचर देते हो वहां हम्म। पे वार्म वाटर के थ्रू, तो वो और भी डायलेट करता है टेम्परेचर की वजह से। हम्म। तो इसलिए यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि अब वार्म वाटर का कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया। मोस्टली अब हर लोग कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग ही बोलते हैं। इवन हम्म। मेडिकल मतलब थेरेपी में भी अब कोल्ड स्पॉन्जिंग को हम्म। ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है ना, ब्लड वेसल्स आपके डायलेटेड होते हैं, और जब भी हम कोल्ड हम्म। टेम्परेचर देंगे तो वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा। हम्म। तो जो भी आपके हम्म। इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे ना, वो कम होंगे, रेडनेस वगैरह हम्म। वो कम होगा। तो इसलिए हम्म। आइस पैक का मुझे ज्यादा लगता है, वो ज्यादा इफेक्टिव मुझे ऐसा लगता है। राइट। और राइट। इस चीज को लेकर के मैं भी बहुत समय तक कंफ्यूज रहता था। मुझे लगता था कब गर्म लगाना है यार, कब ठंडा पानी डालना है, कब हम्म। गर्म पानी करना है। तो हम्म। मुझे एंड फाइनली अल्टीमेटली मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली कोल्ड स्पॉन्जिंग ही चाहिए होता है, वार्म चाहिए नहीं हम्म। होता है। क्योंकि जिस समय इन्फ्लेमेशन होता ही है ना, उस समय आपके रेडनेस उस एरिया में होता है। तो आप अगर गर्म हम्म। पानी लगाओगे तो ब्लड वेसल और भी डायलेट होता है वहां पे। हम्म। तो आपको आइडियली वो काम करना है जिससे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो आपका। राइट। राइट। तो चलो, ग्रेट वो आंसर। ग्रेट आंसर डॉक्टर साहब। वेरी गुड। सो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे। आई होप आई एम एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। आई मीन इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फ्रॉम योर साइड आल्सो। थैंक यू वेरी मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स प्रीटी कॉमन। हम लोग काफी ट्रैवल करते हैं, काफी जगह, मतलब चाहे हम ट्रैवल करें, चाहे आप ट्रैवल करें, चाहे कोई भी ट्रैवल करे, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, तो हमारा ना पानी चेंज हो जाता है एक्चुअली में। तो आप मुझे बताइए कि और पानी जब जब चेंज होता है ना, तो आदमी का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पेट खराब होना, राइट। डायरिया लग जाना या लूज मोशन होना। ये सब नॉर्मल है एक्चुअली में। सो मेरे केस में क्या हुआ था एक्चुअली में, मैं अपने घर से एक्वागार्ड से पानी भर के लेके आता था, और मैं ऑफिस में आकर के दूसरा जो बॉटल में पानी होता है, फिल्टर पानी, वो पीना शुरू कर देता था। सो अब मैं ऑलरेडी कार्निवोर डाइट पे हूँ, और मैं ये पानी चेंज हो रहा है, तो मेरे को लूज मोशन कंटिन्यूअसली हो रहा था। सो आई थिंक आई कनेक्टेड यू वन डे, देन यू टोल्ड मी कि आप अपने घर का ही पानी पीना शुरू शुरू कीजिए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। सो मैंने वो किया, और उससे मेरा जो जो भी डायरिया इशू था वो एकदम बंद हो गया। तो राइट। मैं इस पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितना सही है? ये सिर्फ मेरे ही केस में बेटर काम किया है, या औरों के केस में भी ऐसे ही काम करेगा? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ जो वाटर इंड्यूस जो होता है ना, ये डायरिया एक्चुअली बहुत लोगों को है। और जी। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये नोटिस नहीं कर पाते लोग, एड्रेस नहीं कर पाते ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जी। क्योंकि डायरिया जब भी होता है ना, तो आप डॉक्टर्स के पास ही जाओगे कि लूज मोशन हो रहा है। जी। डॉक्टर्स का वही जी। एक ट्रेडिशनल एक अप्रोच जो होता है, मेडिसिन लिखना। हम्म। और उस वजह से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में भी आपको रिलीफ मिल जाए, और फिर अल्टीमेटली वो फिर होगा। क्योंकि ऐसे जो डायरियाज होते हैं ना, क्योंकि वो उसी वाटर से हो रहा है, तो आपको हम्म। एवरी नाउ एंड देन आपको होता रहेगा, हर एवरी 2 और 3 डेज पे हो जाएगा। अगर एवरी डे नहीं हम्म। हो रहा है तो क्योंकि आपने एंटीबायोटिक भी ले रखी है पहले से। हम्म। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि कई बार ये समझ नहीं आता, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यार डाइट तो बहुत सही कर रखी है, कुछ नहीं खाता हूँ, फिर भी हो रहा है। हम्म। लेकिन वाटर बहुत कॉमन कल्प्रिट है एक्चुअली इस तरह के डायरिया में। और हम्म। मुझे खुद भी हो रखा है, इसलिए मुझे भी ये पता है। और इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को मतलब टीज आउट कर पाता हूँ कि जब भी मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस को ना, तो मैं एक्चुअली समझ पाता हूँ और को रिलेट कर पाता हूँ बेटर वे में। क्योंकि मैं इतने माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ ना हर एक चीज़ को अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो हम्म। रखा होता है और सभी के साथ हम्म। होता है। आप हम्म। कितने ज़्यादा विजिलेंट हो इन चीज़ों को लेकर के, सब उस पर डिपेंड करता है। और अच्छा क्लिनिशियन वही बन पाता है जो सिर्फ किताब ना पढ़े, जो अपनी हम्म। बॉडी को साथ में समझे और अपनी बॉडी को साथ में उस चीज़ को अप्लाई करे अपनी बॉडी पे। तभी आप हम्म। एक ह्यूमन बॉडी को समझ पाते हो और आप दूसरे की हेल्प कर पाते हो। क्योंकि आपकी हम्म। बैकग्राउंड एक्चुअली साइंस की है, आप पढ़ चुके हो वो सारे सब्जेक्ट्स भी। तो हम्म। बेसिकली उस एकेडमिक बैकग्राउंड का आपको बेनिफिट मिलता है
क्योंकि आपके हम्म, पास वो बैकग्राउंड है। और उसके साथ साथ अगर आप उस बैकग्राउंड के साथ साथ अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे एज अ हम्म, डॉक्टर, तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट कर पाओगे किसी के लाइफ में। तो हम्म, इसलिए पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है ना। प्रॉब्लम क्या है कि हम्म, लोग इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीज़ों को। अब मेरा भी पेट इस तरह से खराब रहता था हम्म, जब मैं मेडिसिन डीएनबी कर रहा था जमशेदपुर में। तो उस दौरान हम्म, मेरा भी पेट खराब होता तो मुझे समझ नहीं आता था यार पेट क्यों गड़बड़ हो रहा है मेरा, मतलब सब कुछ तो सही है और बहुत मतलब हमेशा ही लूज मोशन, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। तो मुझे मेरा और एक्चुअली गट ऐसी चीज़ है कि आपकी जब भी गट खराब होती है ना आप डिस्टर्ब हो जाते हो मेंटली, मतलब हम्म, मेंटली एकदम आप ड्रेन्ड फील करते हो, ऐसा लगता है कि यार मतलब डिप्रेशन आता है लिटरली, मतलब डिप्रेशन आ जाता है ऐसा लगता है। ट्रू, ट्रू, तो या, अ, उस समय फॉर्चुनेटली क्या था, मेरा आने का टाइम हो रहा था घर पे, मतलब मुझे आना था घर पे ही पटना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरा कंटिन्यू रहा कुछ दिन डायरिया। और मैं समझ गया था एक्चुअली कि पानी से ही हो रहा है, क्योंकि मैं वो एक बॉटल वाला जो 20 लीटर्स का जो बॉटल घर घर जाके पहुंचाते हैं एग्जैक्टली, 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 हाँ, तो वही वो उसी उसी से प्रॉब्लम हुआ था मुझे भी, हाँ जी। तो वो पानी मैं ले रहा था और वो पानी बिल्कुल भी सही नहीं और वो होता। भी लो सोडियम। हाँ मिनरल्स होता नहीं उसमें, और मुझे ऐसा लगता है वो टैप वाटर का ही होता है, वो कोई मिनरल आरओ नहीं एब्सोल्युटली, होता वो। तो उस एब्सोल्युटली। वजह से डायरिया हो रहा था और घर आने के बाद भी मेरा वो वन वन वीक 10 डेज तक परसिस्ट किया। तो हम्म, क्योंकि घर पे आने के बाद तो आरओ वो स्टार्ट कर ही दिया, मैं घर का पानी ही पी रहा था, उसके बाद जाके वो अपने आप सबसाइड कर गया। तब मुझे हम्म, समझ आया कि एक्चुअली वो वाटर ही था, मैं समझ तो गया था कि उसी पानी से हो रहा है। हम्म, और उस हम्म, चीज़ को अल्टीमेट इसलिए मैंने पूछा आपसे कि कोई पानी वगैरह चेंज हुआ है क्या रिसेंटली। हम्म, हम्म, तो मैं चीज़ों को मतलब मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं किताबों पे नहीं लिखता हूँ, मैं कॉपी पे भी नोट्स नहीं बनाता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा जी, अपना एक वो बन जाता है कि वो बैठ जाता है मेरे दिमाग में, वो जहन पे रह जाता है और मैं उसको अप्लाई करता चला जाता हूँ। और वो आप आप क्यों चीजों को भूलोगे। स्कैन कर लेते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो आप भूलोगे ही क्यों, क्योंकि आपको उसको एक काइंड ऑफ वो ना वो एक बन गया आपका, जैसे लोग पढ़ जाते हैं ना गीता को, भगवत गीता को याद रखे रहते हैं। मैं इन राइट। चीजों को अंदर पूरा एकदम बिठा लेता हूँ, अंदर में दिमाग में मेरा बैठा रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ तो जब भी कहते हैं कोई ना चीज। इंडिया में कि घोट घोट के पी जाओ। एग्जैक्टली exactly। तो क्योंकि हर चीज को समझता हूँ, उसके पीछे जाता हूँ कि क्या है कारण, क्या है रैशनल, क्या है मतलब एग्जैक्टली मैकेनिज्म। उस चीज को जब समझता हूँ तो मुझे हर कुछ याद ही रहता है, उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। हम्म, परफेक्ट। ओके, गुड डॉक्टर साहब, नेक्स्ट इज मेरा सवाल है आपका सप्लीमेंट्स के ऊपर। अब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वर्कआउट का, मान लीजिए मैंने 20 की एज से कुछ शुरू किया था थोड़ा बहुत। तब मैं क्रिएटिन लेता था या कुछ थोड़े बहुत सप्लीमेंट लेता था, फिर मैंने रोक दिया बीच में। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दैट यूज टू बी इन माई लाइफ, लाइक एज नॉर्मल लाइफ स्टाइल फॉर एवरी इंडियन एंड दिल्ली का, हम्म, सो जब मैंने 33-35 की एज में जिम शुरू किया तब मेरे सप्लीमेंट्स थोड़े बढ़ गए। हम्म, हम्म, सो अब सप्लीमेंट बढ़ गए इन द सेंस कि आपकी बॉडी में ड्रग्स भी बढ़ गया एक्चुअली में, राइट। ड्रग्स का कंजम्पशन जो है बढ़ गया। सो अब जब ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ा तो वो आकर के अभी 2023 में रुका फाइनली, जब मैं आपसे कांटेक्ट में आया। जी जब जब से वो ड्रग्स का कांटेक्ट हटा है मेरे से, आई थिंक व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली कि वो अभी भी मुझे बुलाता है। वो मुझे बोलता है कि मुझे लो, मेरे को तंग करता है, कभी कभी मुझे घबराहट देता है, कभी कभी आई थिंक दैट ड्रग इज इनवाइटिंग मी जस्ट लाइक राइट एडिक्शन। लाइक राइट शुगर की एडिक्शन होती है ना, जैसे किसी को राइट कॉफी की एडिक्शन राइट होती है, वैसे ही आई थिंक वो ड्रग की एडिक्शन भी है अभी भी। सो वो राइट कभी कभी मुझे बुलाती है, बट आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रांग एंड नॉट कंज्यूमिंग एनी ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग यस एनी ऑफ द सप्लीमेंट, नो प्री यस वर्कआउट, नो पोस्ट वर्कआउट। यस। तो क्या ये सच है, ये ऐसा होता है सभी के साथ, या ये मेरे साथ ही नॉर्मल है? और शायद जितने भी मेरे बॉडी पेन थे वो भी कभी कभी मुझे हल्का हल्का माइनर सा पेन देते हैं, मुझे याद दिलाते राइट हैं कि हाँ भाई तुम्हारी बॉडी में अभी भी पेन है और तुमको आज भी दवाइयों की जरूरत है। क्या राइट। ये ऐसा होता है? जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो यूजुअली क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं सारे में, इमल्सिफायर हम्म, प्रिजर्वेटिव हर एक में होता है, मुझे नहीं लगता किसी में भी नहीं है, वो नहीं होता ऐसा। हर में इमल्सिफायर ई समथिंग E0 करके वो लिखा रहता है उसमें, कुछ ऐसा मत, कुछ वर्ड्स में रहेगा, लेटर्स में रहेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम है। और स्टेबलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, हम्म, ये सब 50 तरह की चीजें रहती हैं और पता नहीं उस राइट, हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है डेफिनेटली फॉर श्योर। गट के लेवल पे हम्म, अफेक्ट करता है, गट का एक म्यूसिन हम्म, लेयर होता है उसको वो थिन आउट करता है।
उसको वो पतला करता है, जिससे हम बेसिकली एक्सपोज होते हैं किसी भी पैथोजेंस के लिए, और वो बैक्टीरिया फिर ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एंटर करता है, देन इन्फ्लेमेशन करा सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर कर सकता है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है डाउन स्ट्रीम इफेक्ट में हमारे साथ। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, वो डिपेंडेंस क्रिएट करता है लॉन्ग रन में। जैसे क्रिएटिन तो मैं नहीं कहूंगा, बट क्योंकि उसमें कुछ स्वीटनेस होते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रिक करते हैं ब्रेन के साथ, और उस ट्रिक में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंस का कारण बन जाता है। तो इसलिए वो रह रहकर आपको बुलाता है और वो कहता है मुझे लो, या फिर या मेरी लो, जो भी हो। तो ऐसा कुछ करेक्ट, होता या ही है। तो उसको लेने एब्सोल्युटली। के बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हो ही रही है, सबको हो रही है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी यूथ हैं जो बॉडी बिल्डिंग में जस्ट अभी एंटर किए हैं ना, वो बहुत सप्लीमेंट्स लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम में घुसते एब्सोल्युटली, ही एब्सोल्युटली। जिम में घुसते ही कुछ शेक करते हैं, फिर इंट्रा भी कुछ करते हैं शेक, इंट्रा वर्कआउट में, जिम के जी, दौरान फ्लोर पे। फिर पोस्ट वर्कआउट में जी, तुरंत आते ही वो वे, पता नहीं वे लेने लगते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, उनकी बॉडी इनिशियली तो नेगेटिवली कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं देती, उनको पता नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है, बट होता है, उनको ही प्रॉब्लम होता है। मैं बहुत सारे यूथ को देखा हूँ, यंग यूथ को, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम है, फॉरगेटफुलनेस है, और भूलते बहुत जी। ज्यादा हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता टाइम प्लेस पर्सन के लिए। तो हम्म, ये सारे इश्यूज होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हम्म, भी बहुत ज्यादा है क्योंकि डाइट में। तो एक्चुअली हर हम्म। कुछ का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट उनको मिलता है। जी, और एक्चुअली में सर, हमारी जो सराउंडिंग्स है ना जिम के अराउंड, वो बहुत ही मैन्युपुलेटेड मैं बोल बहुत सकता हूँ, बहुत फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू बहुत और बहुत इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम वही, लोग बच नहीं पाते एक्चुअली में। हम लोग एग्जैक्टली, जिम में बाद में घुसते हैं, और ये सेल करने वाले सारे बाहर ऑलरेडी बैठे होते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप जिम जहाँ पे होगा उसके आसपास ही प्रोटीन शेक बिक रहा होगा। आजकल तो जिम के अंदर ही शॉप लग जाती हैं प्रोटीन शेक एग्जैक्टली। से, पता नहीं लेकर क्या क्या बेचते हम्म हैं ये लोग। और आपको इतना एडिक्टेड कर देते हैं इन सब चीजों का, आपके अंदर एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि आप इनके बिना जिम कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, तो जब मतलब। से मैं कार्निवोर पे आया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं वर्कआउट करता हूँ एम्प्टी स्टमक, एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी होती है मॉर्निंग की, जो भी मैं हम्म। फैट बर्न करता हूँ उसी से, और ब्रिलियंट वर्कआउट होता है उससे। जब मैं राइट। सप्लीमेंट लेता था तो इतना नहीं होता था, एकदम से एनर्जी शूट अप करती थी, और आफ्टर क्रैश कर जिम जाती आप थी। जिम के जैसे ही ऑफिस में पहुंच रहे हैं, एक हम्म। घंटे के बाद आप फिर से टायर्ड हुए। राइट। सो ये आई मीन एविडेंस है मेरे पास एनर्जी खुद काइंड का। ऑफ एक स्टेबल रहती है ना, बहुत ज्यादा अप जी, ना बहुत ज्यादा ऐसा डाउन, ऐसा जी, नहीं होता। मतलब माइंड के लेवल पे भी मूड्स वगैरह भी एकदम काइंड ऑफ स्टेबल रहता है पूरे दिन। करेक्ट। जी सर, एक बात, एक और था मेरे को। नाइट में ना थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर था, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, और हेडेक रहता था मेरे को। सो मैंने इवेंचुअली हेडेक के लिए मैंने सॉल्ट वाटर पीना शुरू किया। तो मैं पानी में रोज हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल लेता हूँ, एक एक राइट। से 1.5 चम्मच, 2 लीटर वाटर वाटर के कंजम्पशन में, और पूरा दिन उसको राइट। पीता रहता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली में उससे हेडेक नहीं होता। आई थिंक राइट। मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एग्जैक्टली। है, शायद मैं एग्जैक्टली, कहीं पे मैं भी। ओके हूँ उसके लिए। एंड आई राइट। फील गुड, एंड आई फील राइट। वेरी नाइस ऑन माई स्किन एंड एवरीवेयर। सो राइट। अनदर थिंग, जो बॉडी में मेरे हेडेक उस टाइम पे रहता था, और शायद मैंने आपसे बात करी थी, आपने मुझे बोला था कि मॉर्निंग में उठ करके सन एक्सपोजर करो और राइट। ग्राउंडिंग करो, मतलब हम्म। ग्रास पे वॉक करो। हम्म। डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली बोलना चाह रहा हूँ कि उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। मतलब हमारी माई माई स्लीप हैज कम बैक ऑलमोस्ट 80% व्हाट आई लॉस्ट। तो मैं अभी यस। आराम से 10 सवा 10 बजे जाके लेटता हूँ, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। एंड नाइट में मुश्किल से एक बार उठता हूँ, और फिर सो के, मतलब अच्छी नींद आ जाती है मेरे को, जो कि एग्जैक्टली। पहले नहीं थी। ग्राउंडिंग बिल्कुल। से मुझे बहुत फर्क पड़ा, और सन एक्सपोजर से मुझे ब्रिलियंटली इफेक्ट हुआ मेरे जॉइंट राइट। पेन्स में। राइट। a good power has come back in my body for यस। strength, यस। for gymming and all. So थोड़ा यस। सा इस पे बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या क्या है इसका मतलब। डेफिनेटली वो एक्चुअली उनको ही पता लगता है सन एक्सपोजर का पार, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी का जिनको इशू है या स्लीप का इशू है। जैसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं करता हूँ अगर मैं सन एक्सपोजर लूँ या ना लूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा तो नहीं हो पाता उस तरह से, क्योंकि मोस्टली मैं घर पे रहता हूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। बट जी, मैं जिम के लिए जब निकलता हूँ तो डेफिनेटली उसमें ही थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है, क्योंकि मैं आफ्टरनून जाता हूँ जिम करने। और हम्म, ग्राउंडिंग भी मेरा बहुत कम हो पाता है, रियली बता रहा हूँ, मैं उतना नहीं कर पाता ओके, हूँ।
बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग एक्चुअली बीमार हैं, जिनको एक्चुअली ये चाहिए एक, क्योंकि सन एक्सपोजर का फंडा ये है कि आप सुबह उठते ही जैसे ही आप सन लाइट से बेद करते हो, सन बेदिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक सर्कैडियन क्लॉक होता है बॉडी में हमारे, वो अलाइंड हो जाता है प्रॉपर। क्योंकि डे लाइट में जिस तरह से आपकी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम वर्क कर रहा होना चाहिए, जैसे हार्मोन्स को होने चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग सेट होने लगते हैं। हम्म, क्योंकि जिनकी बॉडी में क्रॉनिक डिजीज है ना, ये कहीं ना कहीं सर्कैडियन रिदम का मिस अलाइनमेंट हो रखा होता है हम्म, ऑलमोस्ट एवरी केस में। और हम्म, उस मिस अलाइनमेंट को ही हम अलाइन करते हैं प्रॉपर, ताकि डे में हम्म, अगर हम सन लेंगे तो नाइट टाइम में हमारा वो सारा डे एंड नाइट का क्यूज जो है इन लाइन रहेगा, प्रॉपर रहेगा। तब जा करके हम्म, हमारा डाइजेशन भी बेटर होता है, और काइंड ऑफ हम्म, रिकवरी, जो भी हम काम कर रहे होते हैं पूरे दिन, उससे भी रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हम बेटर स्लीप हमारी रात में होगी, इसलिए रिकवर कर पाएंगे। हम्म, तो ये एक प्रॉपर जब एक रिद्म बन जाता है, डेवलप हो जाता है ना, एक अलाइनमेंट आ जाती है हमारी, तो उसमें हम्म, हम बेटर फील करते हैं, क्योंकि स्लीप बहुत क्रूशियल पार्ट है हेल्दी लाइफ का। एब्सोल्युटली, बिल्कुल और सही। अगर स्लीप अगर कॉम्प्रोमाइज है आपका, देन डेफिनेटली वो हम्म, हर एस्पेक्ट को आपको खराब करेगा, चाहे वो आपका मेंटल वाला इशू कुछ चल रहा हो, या डाइजेशन का इशू चल रहा हो, या फैट लॉस नहीं हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा। हम्म, तो हम्म, फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ, प्रोडक्टिविटी आपकी चली जाती है। तो ये उनके लिए yes, डेफिनेटली ये एक रामबाण की तरह होता है, कि अगर मैं किसी को सनलाइट का एक्सपोजर बोल दूं या ग्राउंडिंग बोल दूं, तो डेफिनेटली वो हम्म, वर्क करेगा। तो डिफरेंस भी वही फील राइट, करते हैं जिनको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कुछ चाहिए होता है मैसिव लेवल पे। राइट, अब मुझे पता नहीं लगता, अगर मैं एक दिन नहीं राइट, लूँ, 2 दिन नहीं भी लूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो राइट, लेकिन नहीं एक्चुअली करेक्ट। इसका इफेक्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी। आई थिंक इसमें एज का भी काफी फर्क पड़ता है कि बिल्कुल। यंगर एज अंटिल 30-35 यू मे नॉट रिक्वायर, बिकॉज आप बचपन से धूप में घूमते आए हैं, तो आप अच्छे से आपने विटामिन डी लिया है। बट जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, आप एसी में ज्यादा चले जाते हैं, तो आप सन का एक्सपोजर कम हो जाता है। सो 35 या 40 के अबव जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप मोस्ट मिसिंग हो किसी एग्जैक्टली चीज मोस्ट से। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, कि आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, रिपेयर मैकेनिज्म का सिस्टम। और रिपेयर मैकेनिज्म का जो हीलिंग सिस्टम है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है एज के साथ। वो उस तरह से नहीं होता, रोबस्ट वे में वर्क नहीं करता, जैसे हमारा टीन्स में कर रहा होता है, या फिर जब हम चाइल्ड एज ग्रुप में होते हैं उस समय कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसमें कमजोर पड़ रहे हैं, तो हमें उस चीज को बूस्ट करना पड़ेगा, हीलिंग मैकेनिज्म को, हीलिंग सिस्टम को, हम्म, जो हमारा ये हम्म, साइड है। और वो तभी बूस्ट होगा जब हम डाइट हम्म, हमारी सही होगी, और अदर जो मेजर्स हैं वो हम प्रॉपर ले रहे होंगे। तो अगर right, ये खराब हो गई, तो ये और भी वीक हो जाता है एज के साथ। इन जनरल तो ये वीक हो ही रहा है हमारा हीलिंग वाला पार्ट, हम्म, हम्म, रिपेयर हम्म, हम्म, मैकेनिज्म। और इसकी हम्म, वजह से ही एज दिखता भी है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते हो ना, एजिंग को आप रोक नहीं सकते हो एब्सोल्युटली। बेसिकली, यही क्योंकि यही वो चीजें जिंदगी में जो बढ़ती है, बैंक अकाउंट बेसिकली, घटता है और एज बढ़ती रहती है। तो रिपेयर मैकेनिज्म तो वो आपका ढीला पड़ेगा ही एज के साथ, बट वो कम से कम ढीला पड़े, वो प्रॉपर रहे, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो एट एनी, मतलब एट एनी पार्ट ऑफ आवर लाइफ में, किसी भी स्टेज में। ये चीज़ है। परफेक्ट। अब सब गोइंग बैक टू टी एंड कॉफी एडिक्शन। सो मैं अपना आपको खुद का एक चेंज बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्या इसको कैसे इसको मैंने संभाला। मैं बहुत एडिक्टेड था टी का भी और कॉफी का भी। सो मैंने रिसेंटली क्या किया, गर्म पानी, वही जो मैं सॉल्टेड वाटर पीता हूँ पिंक सॉल्ट के साथ, राइट। उसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेता हूँ। और उसमें मैं हाफ स्पून से थोड़ा ज़्यादा अमूल बटर उसमें डाल डाल के घोलता हूँ, और उसको मैं पीता हूँ। हम्म। तो ट्रस्ट मी, मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता कि मुझे चाय की ज़रूरत है, या मुझे ऐसा कुछ चाहिए कॉफ़ी वगैरह। उससे राइट। मेरी सारी क्रेविंग जो है ख़त्म हो चुकी है। और हम्म। मेरा एक और चीज़ मानना है कि अगर आपको पल्पिटेशन हो रही है, या प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, या एनजाइटी हो रही है, तो आप अगर किसी भी तरह का फैट कंज्यूम करते हैं, तो आई थिंक आपका ये जो एनजाइटी टाइम स्लॉट जो आपका बना हुआ है, किसी भी टाइम पे रात को 10 से 12 के बीच में, या किसी भी टाइम खाने के बाद, आई थिंक ये फैट कंजम्पशन से एकदम से इरेडिकेट हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ इसके लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डाइट मोस्टली एनिमल बेस्ड है, कार्निवोर डाइट है, उनके लिए नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं बेसिकली, उनके लिए ये नहीं है। ये वीडियो भी उनके हम्म, लिए नहीं है, और ये हम्म, मैसेज जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उनके लिए एडवाइस नहीं है। ये उन्हीं के लिए राइट, जो एक्चुअली फॉलो करना चाह रही है लो कार्ब डाइट को, या कार्निवोर डाइट की तरफ स्विच करना चाह रही है। तो बेसिकली जब आप कार्निवोर डाइट कर रहे हो, या
नियर जीरो या लो कार्बोहाइड्रेट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में मोस्टली डाइट में प्रोटीन जा रहा होता है या फैट जा रहा होता है। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है ये लो कार्ब डाइट के साथ, कुछ लोग फैट की तरफ बहुत हाई होते हैं, प्रोटीन कम खा रहे होते हैं। कुछ लोग जी। प्रोटीन को बहुत बढ़ा लेते हैं, फैट नहीं खा रहे होते हैं एनफ। मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी लेवल, मतलब वो आपको इंडिविजुअलाइज करना होगा कि मुझे एक्टिविटी के अनुसार या कंसिडरिंग एवरी अदर थिंग, मुझे फैट की तरफ ज्यादा रहना है या प्रोटीन की तरफ ज्यादा रहना है। तो उस राइट चीज को राइट इंडिविजुअलाइज करना होगा आपको। तो राइट अगर राइट। आपका प्रोटीन एनफ है बट उसके अकॉर्डिंग फैट नहीं है, देन डेफिनेटली फैट आपके एंजाइटी को दूर कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट मैनर में हम खाते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन कई बार बहुत ज्यादा हो गया और फैट कम पड़ गया, तो उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के लेवल पे डिस्टरबेंस होता है, गट के लेवल पे, एक्चुअली गट के लेवल पे डिस्टरबेंस होता है। और उससे एंजाइटी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन इस तरह का होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एंजाइटी होता है ना, वो एक्चुअली गट से आ रहा होता है। ये एक्चुअली डॉक्टर्स को समझ नहीं में नहीं आता। तो वो जब भी एंजाइटी पैल्पिटेशन होता है ना, तो वो पूरा हार्ट को लेकर के ही बैठ जाते हैं, कॉन्फाइंड हो जाते हैं पूरी तरह से, कि ये पेशेंट का जो है सो हार्ट है, ईसीजी करा लेंगे, पूरा इको वीको सब करा लेंगे, और सीटी एंजियोग्राफी भी बोल देंगे करने को, पता नहीं सब कुछ कर देंगे। और उस इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और काफी पैसे आ जाते हैं उनको वो सारे इन्वेस्टिगेशन करने से, उनको भी पता होता है इसमें कुछ आना जाना नहीं है ना। एब्सोल्युटली बट एब्सोल्युटली। उनको करना है, क्योंकि उनको शो करना है कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, इन्वेस्टिगेट राइट किया, इतना डीप गया मैं। तो राइट। आता है कुछ भी नहीं, फाइंडिंग में डेफिनेटली कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिकली गट डिस्टर्ब है। हम्म और हम्म गट इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि आप एनफ फैट नहीं खा रहे हो प्रोटीन के साथ जितना राइट होना चाहिए आपका। तो अगर वो कंडीशन की वजह से आपके साथ एंजाइटी पैल्पिटेशन हो रहा है, देन डेफिनेटली फैट विल वर्क, फैट काम हम्म करेगा। और कई हम्म बार ऐसा भी हो सकता है कि आप फैट बहुत खा रहे हो, प्रोटीन कम खा रहे हो, हम्म उसमें भी आपका प्रेसिपिटेट कर सकता है एंजाइटी। कोई नहीं जानता है हम्म मतलब कि एक्चुअली एंजाइटी पैल्पिटेशन एग्जैक्टली किस तरह से आ सकता है, वो किसी भी तरह से प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो मैक्रोज का जो रेशियो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। हम्म हम्म तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक एनफ था, सफिशिएंट था, मोर देन एनफ था, मैं ये कह सकता हूँ। और फैट में भी, वो तो फैट के लिए मैंने बोला भी था आपको कि जी आपको फैट इंक्रीज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फैट कम है डाइट में। जी 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 एब्सोल्युटली। मैं आई थिंक पहले सिंपल इंडियन मटन लेता था तो उसमें इतना मुझे फैट मिलता नहीं था। ये थोड़ी यहाँ की कोई सिस्टम होगा, यहाँ मुझे मालूम नहीं है। सो नहीं। देन आई स्टार्टेड बाइंग चॉप्स, ऑस्ट्रेलियन राइट। चॉप्स। They were absolutely brilliant with the fat. I think the ratio was 50-50 absolutely यस। in that. And जब से मैंने वो खाना शुरू किया है तब से मुझे कोई इशू नहीं है, स्लीप भी अच्छी हो गई है, हेडेक भी नहीं राइट। है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन फैट साइड, and यस। since I've added fat and I'm absolutely fine. So I recommend to everyone whoever is eating meat, so please उसमें 50% ऐड करिए फैट। नहीं तो आपका 100% कार्निवोर नहीं हो पाएगा और आपको डर लगा रहेगा हमेशा कि आप कुछ ना कुछ गलत कर ही रहे हैं साथ में। एग्जैक्टली सो exactly. और वो हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन था जिसमें मैंने आपको बोल दिया था कि आज का कंसल्टेशन हमारा कुछ ऐसा है जिसके बाद शायद ही आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैंने बोल जी दिया था आपको उस दौरान ही, करेक्ट कि इस करेक्ट। एडवाइस पे मुझे ऐसा लगता है आपका सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बट वी विल सी जी। व्हाट हैपेंस। और जो हो गया, नो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली हो गया। ब्रिलियंट एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस राइट। एब्सोल्युटली। सो मुझे पूरा रिकवर करने में डॉक्टर साहब, इट वाज नॉट एन इजी जर्नी फॉर मी converting into a carnivore diet. Trust me, it took me, I mean, I was so strong already being in this industry. I was already eating salads and यस। lean chicken and all that stuff. Still it took me right 1 year to come back at एग्जैक्टली। absolutely correct diet. See, राइट। a person like me took 1 year, so please understand everybody will take some time to convert. यस। It is not a magic to एग्जैक्टली। happen. And राइट। जितना हमने डैमेज किया है बॉडी के अंदर, थोड़ा टाइम तो लेगा रिकवरी का। विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप कोई जादू मंत्र नहीं हो जाएगा कि आपको सब राइट। कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखना पड़ेगा साइड में, पर अपनी बॉडी को सुनना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, कहाँ पे आपको रिजेक्ट कर रही है, वो पकड़ना राइट। बहुत जरूरी है आई थिंक। एग्जैक्टली। राइट। सो डॉक्टर साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक मेरे खुद के सवाल तो काफी हद तक निपट चुके हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। अब मेरे को थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे, जैसे लाइक अ वर्किंग वुमन, राइट? शी इज हैविंग किड्स एज वेल एंड शी इज आल्सो वर्किंग हरसेल्फ। हाउ टू मैनेज their own diets,
how to make their diet as simple as we can without any confusion, because बहुत सारी confusions हैं, बहुत सारे apps बन चुके हैं आज की तारीख में, बहुत सारे influencers हैं, हम्म, बच्चों को स्कूल में टिफिन में ये डाल के दो, हम्म, डे 1 डे 2 डे 3, हम्म, मतलब 30 दिन में 30 लंच पैक दिखाते हैं वो लोग, या जो एग्जैक्टली। भी 22 दिन हम्म, जाना स्कूल में, तो उतने हम्म, लंच पैक दिखाते हैं। क्या ये वाकई में ठीक है? क्योंकि स्कूल वालों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप स्कूल हम्म, में जाएंगे एज अ पेरेंट, वो आपको बोलेंगे अपने बच्चों को हेल्दी डाल के दो, हम्म, मिलेट के पराठे डाल के दो, ये डाल यस, के दो, सैंडविच डाल के दो, उनके लिए यस, वही हेल्दी है क्योंकि उनको राइट। वही समझ में आता है। हम्म, बट एज अ मदर, व्हाट शुड बी द इजीएस्ट लंच और देयर रिसेस पैक्स एंड ऑल दैट, जिसमें उनका भी काम फटाफट से हो जाए और बच्चे भी खुश हो जाए? थोड़ा सा इस पे आप हाईलाइट डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में अब तो कुछ रिकमेंडेशन भी हो गया कि आपको यही लाना है या फिर नॉन वेज फूड नहीं लाना है। बहुत जगह ऐसा भी मतलब एक करेक्ट। रेगुलेटरी मतलब मीन्स रेगुलेशन पॉलिसीज टाइप से बना दिया है इन लोगों ने। जी। या फिर नॉन वेज को आप नहीं ला सकते, एग्स नहीं ला सकते, मीट नहीं ला सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लंच में जितना हो सकता है आप एक टाइम तो दे ही सकते हो बच्चों को, अगर ऐसा कुछ मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी उन्होंने बना के रखा है। तो जी। आप एक मील जो भी होता है सीरियल बेस्ड जो भी है, मिलेट हो गया या जो भी हो गया, आप दे सकते हो, क्योंकि हाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते, बेसिकली ये अनअवॉइडेबल सा सिचुएशन हो गया है डेवलप। और हम्म। उस एक मील पे बच्चे जो हैं ठीक ही रहेंगे अगर आप घर पे आने के बाद वो सही खाते हैं, तो ये मेरा ऐसा मानना है। ओके। क्योंकि घर आने ओके। के बाद भी अगर उनको वही मिलेट और वीट मिलने लगे तो प्रॉब्लम है। जी। तो स्कूल राइट। का अगर एक लंच का अगर मील हमारा वैसा कुछ है सीरियल बेस्ड, तो वो बहुत बड़ा हम्म। इशू नहीं है, क्योंकि घर पे जब हमारा बच्चा होगा तो वो मोस्टली मीट एंड एग्स खाएगा, एनिमल राइट। फूड्स ही लेगा। और उस पे वो आराम से अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकता है और वो सस्टेनेबल भी होगा। ओके। यही मैं कहता हूँ, क्योंकि एंड बीमारी क्रॉनिक हाउ अब्यूज अबाउट से। फ्रूट्स? फ्रूट्स ले सकता है डेफिनेटली, मतलब बच्चा है तो आप हर हर एक चीज उस तरह से आप उनके साथ नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली परफेक्ट। उनको कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि ये हेल्दी नहीं है बट यू कैन एंजॉय। क्योंकि मैं अपने राइट। भतीजे को बोल देता हूँ कि खाना है खा लो, बट ये हेल्दी नहीं है, हाँ। तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी इससे। राइट। राइट। क्योंकि तुम्हारे राइट। चाचू की बॉडी इसको खाने से नहीं बनी है, ये मैं बता देता हूँ उसको। तो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट। परफेक्ट। वो इस चीज को वो अप्रिशिएट करता है, वो ध्यान में रखे हुए कि हाँ इससे बॉडी नहीं बनती है बट अभी मैं खाता हूँ थोड़ा सा। जी। तो जी। उसका फर्स्ट मील एग्स ही होता है, मतलब स्कूल अगर नहीं जाता है तो घर पे फर्स्ट मील उसका एग्स होता हम्म। है, या फिर अगर चिकन मटन बन रहा होता है तो वही खाता है। स्कूल जाता है तो हम्म। डेफिनेटली एक सीरियल बेस्ड जो भी है, पराठे हो गए, ये सब बना के देना पड़ता है हम लोगों को। सो हम लोग पर्सनली अगर देखा जाए तो एक एज अ मदर शी कैन completely focus on little bit of fruit diet and 50% on eggs, and then mix of other stuff and all. एग्जैक्टली, In that case can be राइट, covered, right? राइट, So राइट, 50%, अब बच्चों के ग्रोथ के टाइम पे 50% एनिमल डाइट भी होगा तभी भी ठीक होगा। एज दे ग्रो they can राइट, start eliminating percentage by percentage, right? राइट, 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 राइट। ओके। परफेक्ट। डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने ना खुद नोटिस करी है, ये मेरी थोड़ी समझ है कि क्या ये सही है, हमारी बॉडी भी एक बिल्कुल ट्री की तरह होती है? जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक तरह से ब्रांचेस निकलती हैं जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, स्पेशली व्हेन वी क्रॉस 20 एज। तो हम्म, वो हमारी ट्री में तो ब्रांचेस निकलती हैं फ्रूट्स की, और हमारे बॉडी में ब्रांचेस निकलती हैं डिजीज की, हम्म, जैसे कैंसर, फिर यस, डायबिटीज, फिर डेमेंशिया, फिर गाउट, पता राइट, नहीं कौन सी बीमारियां निकलती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब आप ऐसी डाइट पे हैं, तो हम्म, ये ब्रांचेस आपकी तभी निकलेंगे जब आपकी बॉडी में फुल रिजेक्शन चल रहा है। लेकिन आपकी बॉडी आपको कौन सी डिजीज पहले देगी वो आपको नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली, आपकी पास डिजीज आएगी जरूर। हम्म, कि जैसे अभी किसी को कैंसर हो जाता है 25 साल की उम्र में, राइट, किसी को डायबिटीज होती है 40 की एज के बाद, किसी को डायमेंशिया हो जाता है अर्ली एज में, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया लेडीज को बहुत अर्ली एज में या लेटर एज राइट, स्टेज में। तो राइट, पीपल सेज कि यार मैं तो इतना टाइम से ये खाना खा रहा हूँ, मैं तो ठीक ही चल रहा था, एकदम हम्म, से सब कुछ हो गया। सो मेरे एग्जैक्टली, हिसाब से मानना ये, मुझे ये लगता है कि ठीक चल रहा था वो बात अलग है, लेकिन आपकी बॉडी आपको रिजेक्शन दे रही थी, कहीं ना कहीं आपको बता रही थी कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये राइट, उनकी ब्रांचेस हैं। तो एवरीबडी विल गेट इनटू दैट, एंड एवरीबडी विल रिसीव दोज ब्रांचेस सूनर और यस, लेटर। क्या यस, ये सही है? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई अगर अपना एक कॉमन सेंस या लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, आप मासेस को देखो, कि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आया हो और वो कहता है कि सर मैं 80 to 90% एनिमल बेस्ड फूड लेता हूँ, 10% मेरा वेजिटेबल प्लांट बेस्ड फूड होता है, और मैं मुझे डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या कैंसर हो गया,
गाउट हो गया, ऐसा हम्म, ऐसा कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं है प्लेनेट पे पूरे। हम्म, हम्म, तो आप बेसिकली जिस डिजीज को रिवर्स कर रहे हो जिस डाइट को अडॉप्ट करके, कार्निवोर डाइट, हम्म, तो वो थेरापेटिक है आपके लिए, ये डाइट। हम्म, तो इस डाइट पे अब आप बीमार नहीं होगे, ये आपको मान लेना होगा, क्योंकि ये डाइट आपके लिए थेरापेटिक है, आपकी डिजीज को रिवर्स किया इस डाइट ने। तो अब इस पे बीमारी तो नहीं होगी। अब लॉन्ग टर्म स्टडीज और इस पे स्टडीज नहीं है, ये सब के पीछे मत भागो। ऐसी कोई स्टडीज हम्म, कभी नहीं आएगी, है ना, वो पॉसिबल हम्म, नहीं है स्टडीज को कंडक्ट करना। हम्म, तो हम्म, आपको ये मानना होगा, और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जिस बीमारी को हमने जिस डाइट पे ठीक किया, अब उसी डाइट को हम लाइफस्टाइल बनाएंगे और उसी पे हम हम्म, ठीक रहेंगे। तभी तो उस डाइट ने हमें ठीक कर पाया, कोई और डाइट नहीं हम्म, नहीं कर पाया। तो हम्म, इसलिए अगर आपकी डाइट में ऐसा कुछ नहीं है, 80% या 90% एनिमल बेस्ड फूड नहीं है, तो हम्म, और आप बीमार हो, एक्चुअली आप बीमार हो और ये खाते हुए कि आप ये कहते हुए कि आपको 80 to 90% आपके डाइट में एनिमल बेस्ड फूड है, ऐसा तो होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। ऐसा है ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि हर हम्म, लोग 80 to 90% प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स खाते हुए बीमार हो रहे हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो हार्डली उनका 10% ही जा रहा है एनिमल बेस्ड फूड, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। हम्म, वो 80% उनका प्लांट बेस्ड फूड है। तो आपको बेसिकली ये स्विच कर लेना होगा, ऑपोजिट। आपको हम्म, 80% एनिमल बेस्ड फूड करना होगा और 10 to 20% आप रख सकते हो अगर बीमार नहीं हो तो। अगर ऑलरेडी हेल्दी हो तो आप पहले ही से ये 80 to 20 वाला कर लो। बीमार हो तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि आपको एज क्लोज टू 100% करना पड़े एनिमल हम्म, बेस्ड फूड के साथ। और हम्म, आप बेसिकली मेंटेन कर सकते हो 80-20 पे शुरू से ही, अगर राइट, आप। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रॉब्लम है, वो डाइट प्रॉब्लम है, और वो आज नकल प्रॉब्लम करती है सबको, प्लांट बेस्ड डाइट। हम्म, चाहे वो हम्म, वेजिटेरियन फॉर्म हो, वीगन फॉर्म हो, या मिक्स डाइट का फॉर्म हो, कुछ भी हो, वो प्लांट बेस्ड डाइट ही है। आप जो भी कह लो, वेजिटेरियन फूड कह लो, नॉन वेजिटेरियन आप कह लो खुद को, लेकिन वो है एक्चुअली प्लांट बेस्ड डाइट। क्योंकि आपकी हम्म, डाइट में सीरियल्स बहुत ज़्यादा है, चावल रोटी के साथ ही आप नॉनवेज खाते हो, तो वो प्लांट हम्म, बेस्ड डाइट ही है, मिक्स डाइट है, वो प्रॉब्लमेटिक हम्म, है। राइट। डॉक्टर साहब, जब मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था तो मैं भी डॉक्टर के पास जब गया था तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मैं फुल्ली रिकवर हो पाऊंगा इस मेडिसिन से या ड्रग से जो भी ले रहा हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे बोला, हाँ आप बस ड्रग्स लेते रहो या मेडिसिन लेते रहो जो भी उनकी लैंग्वेज में है, तो हम्म। आप कहीं ना कहीं हो जाएगा ठीक। तो मेरा हम्म। मानना है कि आदमी जब भी डिजीज लेता है वो उससे रिकवर तो नहीं कर पाता शायद। मे बी शायद आपकी डेथ जो है वो डिले हो जाती है। तो एग्जैक्टली। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब डिजीज होती है तो उनका कोई टाइम स्पैन होता है, या दे आर गोइंग टू बी विद द पर्सन फॉर लाइफ टाइम? राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज होती है, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज जो नॉन इन्फेक्शियस है, तो उसका रूट कॉज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल होता है, और उस लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। बेसिकली उसमें डाइट आता है और अदर चीज़ें आती है, सन एक्सपोजर कितना है, एक्टिविटी क्या है आपका, आप काम क्या करते हो, आपके आसपास का स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो हर कुछ को कहीं ना कहीं फैक्टर इन करते हुए आपको आपकी बॉडी में बीमारी होती है। तो जो फर्स्ट चीज़ होता है ना, जब भी आपके पास बीमारी होती है, तो आप फर्स्ट चीज़ जिसको आप एक्चुअली मैनिपुलेट कर सकते हो अपने लेवल पे, वो डाइट होती है ना। बाकी चीज़ें को हम करते हैं, डेफिनेटली उस पर भी वर्क करते हैं, लेकिन सबसे पहले बोला जाता है कि आप अपनी डाइट बदलो। और जैसे ही आप डाइट बदलते हो, आप रिमार्केबल आपको एक चेंज देखने को मिलता है। और देन फर्दर फिर अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, देन आप सनलाइट का एक्सपोजर हो गया, अदर चीज़ें हो गई, एक्टिविटी हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, या स्ट्रेस लेवल हो गया उसको कम करना हो गया, बहुत तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, जो भी है, सो पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स। सो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ड्रग्स पे रहेंगे तो हम इन डिजीज के साथ पूरी जिंदगी रहेंगे? पूरी जिंदगी, इट दे ऑल हैव बीन टैग्ड एज chronic प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल काइंड ऑफ डिजीज। तो हमें काइंड ऑफ वो पता है कि वो अब ठीक नहीं हो सकता, बट ऐसा है नहीं, हमने किया नहीं उसके लिए जो करना चाहिए, इसलिए वो ठीक नहीं होता और वो प्रोग्रेस हम्म, करता चला जाता है। क्योंकि कोई भी मेडिसिनल सिस्टम किसी भी डिजीज को रिवर्स करने के लिए नहीं बना है, नॉन इन्फेक्शियस हम्म, डिजीज को, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो। और मुझे हम्म, बड़ा ये सिली लगता है जब भी कोई एक पर्टिकुलर एक मेडिसिनल सिस्टम से जब कोई एक डॉक्टर होता है, जैसे कोई एलोपैथी का होगा तो वो एलोपैथी एलोपैथी करेगा,
कोई आयुर्वेदा का हम्म, होगा तो वो आयुर्वेदा आयुर्वेदा बोलेगा, आयुर्वेदा के बारे में बोलेगा, वो रूट कॉज हीलिंग करता है। होम्योपैथी बोलता है वो खुद बहुत रूट कॉज हीलिंग करता है। एक्चुअली रूट कॉज हीलिंग कोई नहीं करता है, मैं सही बता रहा हूँ। हम्म, रूट कॉज हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल ही करेगी, उसी से हम्म, होगा आपका सारा कुछ। तो हम्म, सारे मेडिसिनल सिस्टम वो सिम्टम्स को ही कम करने के लिए बने हैं। हम्म, क्रॉनिक मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम या होम्योपैथी आयुर्वेदा वर्क नहीं करता। बहुत फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये, और इस चीज को मानना चाहिए हर एक डॉक्टर को। हम्म, क्योंकि किसी भी सिस्टम में कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो ये कह दे कि मैं इस एक्चुअली डिजीज को रिवर्स कर दूंगा इस मेडिसिन से। नहीं है, हो ही नहीं सकता, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है ये। हम्म, 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 यही फैक्ट है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे ही काम करना है, अपनी डाइट को ही करेक्ट करना है, और भी अदर फैक्टर्स को जो जो हमें लगता है कि उस पे वर्क करना चाहिए उस पे वर्क करेंगे हम, और डेफिनेटली हम इम्प्रूव करेंगे और हमारी डिजीज रिवर्स होगी फॉर श्योर। सो बेसिकली जो लोग ड्रग्स पे हैं वो 98% रिकवर नहीं कर सकते या 100% रिकवर नहीं कर सकते। अगर वो सोचते हैं कि हम रिकवर हो जाएंगे तो ये नहीं, पॉसिबिलिटी कहीं पे भी दूर दूर तक हंड्रेड नहीं है। परसेंट 100%। एक बार आप मतलब ड्रग्स पे आ गए तो आप समझ बस। लीजिए कि आप जिंदगी भर ड्रग्स पे ही रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। डॉक्टर को भी आपको मैनेज ही करना है, आपको क्योर हम्म। नहीं करना है, आपको रिकवर नहीं करना है। एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर्स का, इंटरेस्ट नहीं है कि पेशेंट उनके बेटर हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्योंकि ट्रू। डॉक्टर्स के पास वो विजन नहीं है कि पेशेंट को एक्चुअली राइट। ठीक होना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही मानते राइट। हैं कि ये डिजीज जब ठीक ही नहीं हो सकता तो ये हम्म, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो बीमारी ही ऐसी है। हम्म, तो डॉक्टर्स ये नहीं तैयार हैं मानने को कि एक्चुअली डायबिटीज रिवर्सिबल है, या हाइपरटेंशन रिवर्सिबल है, या इवन कैंसर रिवर्सिबल है। वो काइंड ऑफ वो ब्लेम कर देते हैं कि ये आपको होना था, हो गया, और हम भी कुछ नहीं हम्म, कर सकते, ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो जब आप ऐसा मान ही हम्म, लोगे कि एक्चुअली आप इस ये डिजीज एक्चुअली इरिवर्सिबल है, तब डेफिनेटली यू वोंट मींस डू एनीथिंग फॉर दैट, फॉर पेशेंट एक्चुअली। हम्म, सो आप क्या हम्म, करोगे फिर? आप तो खुद ही माने में बैठे हो उस चीज को। करेक्ट। तो इसलिए करेक्ट। सबसे पहले एक सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है ना। जब तक आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या पढ़े हो, आपने क्या सीखा, तो एक्चुअली आप हम्म, क्या करोगे फिर पेशेंट के साथ? हम्म, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनको खुद ही नहीं पता है वो क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं एक्चुअली। हम्म, उनको कुछ नहीं समझ आता है। करेक्ट। किताब करेक्ट। खोल के करेक्ट। बैठ करके पढ़ कर रट कर डिग्री ले लेते हैं, बहुत सारा मेडल्स वगैरह ले लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली कुछ नहीं पता है। करेक्ट। एक्चुअली मैं भी अपने कभी मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तो मेरी मिसेज मुझे बोलती है कि आप भी अंदर आओ। मैं बोला यार मैं अंदर जाऊंगा ना तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाएगा कि वो डॉक्टर जो बोल रही है वो सब जो भी किताबी बातें हैं वही बोल रहे हैं, उसमें कुछ साइंटिफिक कुछ नहीं है, उसमें सब फार्मा ड्रग है। तो मेरे को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम्म। मेरा उससे जो है थोड़ा झड़प हो सकता है। तो हम्म। बेटर आई सिट आउटसाइड ओनली। तो मैं right। जब भी मेडिकल जाता हूँ, क्लिनिक जाता हूँ बच्चों के साथ, मैं बाहर ही वेट करता हूँ, भाई तुम जाओ हम्म। दवाइयां लेके आओ और देखो क्या करना। हम्म। हम्म। विच इज ट्रू। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं अभी, जब लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो वो सब ठीक है, मतलब जब ठीक ही है तो ठीक ही है, राइट? तो लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी एक बीमारी शुरू होती है कहीं ना कहीं से। तो लेकिन वो उस स्टार्टअप को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं कि यार चलो मेरे को अभी यही तो हुआ है, ये तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन वो एक स्टार्टअप जो है दैट कैन लीड दैट कैन एक्चुअली लीड टू अ मेजर डिजीज। और वो मेजर डिजीज मतलब आपका बेसिकली जो खर्चा है वो होना शुरू हो चुका है उस डिजीज के ऊपर। राइट। तो और कितना खर्चा हो सकता है टिल द टाइम यू डाई। सो यस। क्योंकि आप रिकवर तो करोगे नहीं ड्रग्स के ऊपर, तो हम्म। कितना खर्चा एक डिजीज पे लगता है। मान लीजिए अगर मुझे डायबिटीज हो गया 40 की राइट। एज में, तो और हम्म। मुझे अगर 50 तक डॉक्टर को खींचना है या 55 तक खींचना है, तो हम्म। ईयरली कितना एक्सपेंस लेके चले? 30,000, 40,000, 1 लाख, कितना मानते हैं आप इस बारे में? डायबिटीज का तो मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एवरेज 3,000 to 5,000 अगर आपका वो स्टार्टिंग है, तो थ्री जी। थाउजेंड मिनिमम मेडिसिन पे लगता है आपको। पर डायबिटीज मंथ। के हाँ, पर मंथ, सिर्फ डायबिटीज, मैं हाइपरटेंशन की बात नहीं राइट। कर रहा हूँ मैं। राइट। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, गाउट भी है। मैं सिर्फ डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज की जब आपका वो मेडिसिन चलेगी तो डेफिनेटली एक मेडिसिन तो चलेगी नहीं, दो या तीन चलेगी राइट। डेफिनेटली। एक हाँ। मेटफॉर्मिन तो होना ही होना है। आप किसी राइट। भी स्टेज में जाओ, मेटफॉर्मिन तो देना ही देना है डॉक्टर्स को। राइट। और राइट। उसके साथ एक कोई ओरल टैबलेट्स होगा,
वो सल्फोनाइल हम्म। यूरियाज हो सकता है, SGLT2 इनहिबिटर्स हो सकता है। और टेस्ट भी काफी होते हैं बीच में। टेस्ट भी होते हैं बीच में, आपको फॉलोअप भी हम्म। करना है, HbA1c देखना है, ब्लड राइट। टेस्ट ये सब कराने राइट। हैं। राइट। तो राइट। ऑन एन एवरेज 3 to 5,000 होना ही होना है आपका पर मंथ, हम्म। सिर्फ डायबिटीज पे। तो हम तो आप तो हम लगा खुद लेते हैं देख लो। साल का पूरा 60 to 80,000 या 60,000, एनीवेयर इन बिटवीन 60,000 to 1 लाख रुपीज एग्जैक्टली exactly, आराम से। डायबिटीज। आराम तो से। अगर वही हम खाने पे लगा दें और आपसे कंसल्ट कर ले तो हमारा काफी कुछ बच सकता है, टाइम भी एग्जैक्टली बच सकता है और हम ठीक भी हो सकते हैं, रिकवर भी कर एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर यही प्रॉब्लम अगर कैंसर में हो जाए हम्म। तो आप बताइए कितना खर्चा हो सकता है। ये तो डायबिटीज चलो एक बेसिक हुई बीमारी जो कि राइट। विल लीड टू कैंसर एंड एनी हम्म अदर डिजीज, बट अगर आप कैंसर में फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए डायबिटीज से पहले हम्म तो कितना खर्चा होगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां आ तो हमारी हम्म। ये टॉक्सिक फूड से ही है राइट। और कोई इसका रूट नहीं है। हम्म। कैंसर का मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो हमेशा स्टेज 3 स्टेज 4 में ही डायग्नोज होता है। उससे पहले डायग्नोज ही नहीं हो पाता वो, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सिम्टम्स यूजुअली वो देता नहीं। और क्योंकि आप स्क्रीनिंग उस तरह से तो करा नहीं रहे हो, 6 मंथली या फिर ईयरली एनुअली उस तरह से आप नहीं करा रहे होते हो, हम्म। तो आपको नहीं हम्म। पता होता है कैंसर आपकी बॉडी में डेवलप हो चुका है। तो जब भी हम्म। वो डिटेक्ट होगा, तो एक्चुअली जब वो सिम्टम देता है उस तरह से, तो आपकी डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है उस समय। हम्म। हम्म। और वो यूजुअली स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसा ही कुछ होता है। तो हम्म। उस समय तो आपके साथ एक डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है। तो आप हम्म। उस समय इंटेंसिव कीमोथेरेपी लेते हो, रेडियोथेरेपी कराते हो। हो राइट। सके तो आपको सर्जरी भी करानी पड़ती है। या। और मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कीमोथेरेपी का जो साइकिल चलता है ऑन एवरेज 5 to 7 साइकिल्स चलता है। और उसमें तो आपका 20 30 20 30,000 अराउंड लगता ही लगता होगा, क्योंकि काफी कॉस्टली होता मंथली। है। हाँ, मतलब हम्म। एक एक मुझे ऐसा लगता है एक ड्रग का, मुझे मैं बता रहा हूँ, एक हम्म। साइकिल का मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म। 20 30 थाउजेंड के अराउंड लगता होगा। और हम्म। तो उसमें आप देख लें, क्योंकि आपका 7 साइकिल चलेगा वो, और उसके बाद भी वो रिपीट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो अब कैंसर आपका कितना उसके बाद वो रिमिशन में आया, कंट्रोल हुआ भी कि नहीं हुआ। उस पे वो डिपेंड करता है कि फिर डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर्स या नहीं बढ़ाएंगे, या स्विच करेंगे मेडिसिन को। तो वो एक एक विशेष साइकिल है बेसिकली, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो कभी। तो राइट। सो मैंने मैंने एक्चुअली में चेक किया था अमेरिका में, यूएस में अगर आपको कैंसर हो जाए सो यू टेक अबाउट $300,000, यू नो, इन अमेरिका हम्म दैट्स द एक्सपेंस ऑफ कैंसर जो भी मरीज होते हैं उनका। सो हम्म। इंडिया में हम लेके चलते हैं, मतलब अगर आप एवरेज लेके चल रहे हैं तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए साल का, ऐसा ही कुछ माने, या आराम से 5 लाख आराम तक। से आराम से आराम से। सो तीन। मैं सारे ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगा भाई कि आप इतना खर्चा इतनी दवाइयों पे करेंगे, इतने मेडिकल पे करेंगे, इतने एक्सपेंसेस करेंगे, तो क्यों ना अपने आप को चेंज करके यही पैसा अपने ऊपर लगाएं 50%, और 50% से आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। राइट। दिस विल बी अ बिग हेल्प टू योर सेल्फ। but in enjoying terms with your food, you are in love with your food, you will get sick, and you will first you will make people rich around you who are selling you food, and then you will make doctors rich who are giving drugs to you. So they both are linked to each other. So यस I believe that we'll have to really come back strongly these next 2 decades, or I'm sure it will take generation to generation. जैसा आपने यस भी बोला था कि इसको change एग्जैक्टली। करने में time लग जाएगा, but I think next this youth can do some changes and can understand what is the importance of food. Whatever we have called until today, food is a medicine. So I यस have never thought that meat is a actual food यस and that is the यस medicine. I always एंड thought plants are the medicine यस। because that's what वो आयुर्वेदा में दिखाते हैं ना। तो मुझे लगता था कि हमेशा प्लांट्स ही मेडिसिन है, बट एक्चुअली में इट्स एक्चुअली ऑल अपोजिट एंड एक्चुअली प्लांट्स का मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, बट प्लांट्स फूड नहीं है। राइट। इस चीज को हमें समझना होगा। फूड राइट। एनिमल्स है, और राइट। मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स के पास है। तो अगर आप फूड नहीं लोगे, तो आपको प्लांट बेस्ड मेडिसिन की तरफ भागना होगा। जो आप जो भी मेडिसिन खाते हो, आयुर्वेदा हो गया या फिर हर्बल जो भी आप लेते हो, तो आप भागते हो ना प्लांट बेस्ड राइट। मेडिसिन की तरफ। क्यों? क्योंकि आप फूड नहीं ले रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए मेडिसिन है, तो आप फिर प्लांट बेस्ड मेडिसिन की तरफ चले जाते हो। तो हमें ये समझना है कि फूड पहले आपका मेडिसिन है, जो आपको हेल्दी रख रहा है, और जो जो एक्चुअली आपको बीमारी है उससे भी बाहर निकाल रहा है। और उसके साथ साथ कई बार थोड़ा बहुत थेरापेटिक पर्पस उस प्लांट बेस्ड जो भी है, जो डेरिवेटिव होता है प्लांट का कुछ भी,
उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक सर्टेन थिंग्स जो एक्चुअली उसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं, जो मेरे नज़र में बहुत कम इंपॉर्टेंस है, जिसका बहुत ज़्यादा मैं उसको तवज्जो नहीं देता हूँ, बट स्टिल हम्म, उसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। बट एट लार्ज एक्चुअली जो भी वर्क कर रहा है वो आपका डाइट ही है, वो फूड ही है। तो फूड ही जब मेडिसिन है, और वो फूड हम्म, एनिमल है, तो एनिमल फूड है, एनिमल ही मेडिसिन है। अब कुछ मेडिसिनल वैल्यू प्लांट के पास है, वो अलग चीज़ है, बट इसका ये मतलब नहीं है वो हम्म, आपका फूड हो गया, या हम्म, एग्जैक्टली exactly वही प्लांट बेस्ड मेडिसिन आपका मतलब सब कुछ हो गया। वो एंड ऑल हम्म। बी ऑल नहीं है, बेसिकली यही कहने का मतलब है। So, I mean, altogether, if we fall into diabetes and cancer, we should have near approx 3 lakhs to 4 lakhs rupees in our account to make यस। sure that we are managed with the disease and not expecting any recovery from that. Correct? राइट। Dr. Saab, before we end this session, I have one last question from you. यस। Uh, अगर मुझे किसी मैं वैसे बहुत ट्राई करता हूँ कि यार जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स दिलाया जाए, बट कुछ सोर्स मिलता नहीं है अपार्ट फ्रॉम एग्स। तो जो एग्स भी खाते हैं, तो अगर हम एगिटेरियन पीपल को जो कहते हैं, हम्म। हम्म। पीपल, उन लोग को एग खाते हुए क्या ये इनफ होगा? उनकी रिकवरी हो सकती है एग्स के ऊपर किसी हद तक, या वेजिटेरियन तो वो खाएंगे खाएंगे? अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी से बात करी, चलो मैंने उसको बोला यार तुम हम्म। एग खाना शुरू करो हम्म। और साथ में पनीर ऐड कर लो और कार्ब्स को हम्म। एकदम लो कर दो। क्या ये राइट। सही डिस्कशन चल रहा है हमारा, या उस पर कुछ नहीं होगा उनका, या राइट। कुछ हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है मीट के लिए, देन डेफिनेटली उनको एज अ फर्स्ट स्टेप ये तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन बेस देयर डाइट ऑन एक्चुअली एग्स, नॉट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, आई वुड से। बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब एक बंदा मुझे कांटेक्ट किया था, वो सेकंड टाइम मुझसे कंसल्टेशन लिया। शिवम, ओके। शिवम शर्मा नाम है उसका, और मे भी शायद आई माइट डू वन पॉडकास्ट विथ हिम ऑल्सो इन कमिंग days, actually I will try to contact him for that. So जी जी। उसने भी यही किया था कि एक्चुअली वो वेजिटेरियन है, और हम्म, बट मैंने उसे बोल दिया कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा अगर वेजिटेरियन रहोगे तो। हम्म, होते हुए अगर तुम एग्स खा सकते हो तो वो स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब तो हम्म, लैक्टो वो वेजिटेरियन पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट लोग अब तो टर्मिनोलॉजी हम्म, देते हैं। तो हम्म, ओवो वेजिटेरियन अगर तुम हो, देन डेफिनेटली एग को अब तुम अपनी डाइट का बेस बना लो। 10 to 12 एग्स तुम हम्म, डेली खाओ, और उसके राइट। अराउंड तुम्हें कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा। तो उसके अराउंड मैंने उसे गाइडेंस दिया, और जी पनीर डेयरी वगैरह को मैंने कम कराया, और बहुत बेटर उसका मतलब हर कुछ अब बहुत इंप्रूव कर गया है। गट इशू था जी उसके साथ, और भी बहुत सारा जी। था, मतलब ओवरऑल एनर्जी बहुत लो फील करता था वो, राइट। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चला गया था। हम्म, और वहां पे पता नहीं एक कौन सा डाइटरी एडवाइस उन लोगों ने दिया उसे, लो फैट हम्म, पता नहीं क्या क्या डाइट करके। हम्म, तो वो तो हम्म, पैथेटिक था ही डाइटरी एडवाइस। तो बेसिकली जब उसने कांटेक्ट किया मुझसे वही इंस्टाग्राम के थ्रू ही, तो फिर मैंने हम्म, उसे बताया ऐसा, और वो बहुत सही है उसका, मतलब उसका भी कई बार आता रहता है कमेंट वगैरह, मेरे पोस्ट पे कई बार आता है। हम्म, और हम्म, रियली वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है मेरी चीज़ों को, और वो मानता है कि एक्चुअली आप बहुत सही काम कर रहे हो। और हम्म, और मतलब रियल कंटेंट जो है वो एक्चुअली मैं आप ही के पास देखता हूँ पूरे सोशल मीडिया पे। बहुत कम लोग हैं हम्म, जो साइंस पे बात कर रहे हैं, एक्चुअल साइंस पे बात कर रहे हैं। जी जी तो जी, आई होप कि एक्चुअली वो ज्वाइन करेगा मेरे साथ और पॉडकास्ट करेगा। तो उसने वही किया बिल्कुल। कि एग्स को डाइट का बेस बनाया, और हम्म, डेयरी को बहुत कम कर लिया उसने। वो पहले डेयरी को एज अ हम्म, प्रोटीन ले रहा था, तो मैंने बोला कि हम्म, ये गलत है। if हम्म, if you are ready to take eggs, then definitely you हम्म, make your diet, mean basically you base your diet with on eggs actually। तो हम्म, हम्म, उसने वही किया, फिर 10 to 12 एग्स के बाद उसने डेयरी को ऑप्शनल कर दिया, ऑल्टरनेटिव कर दिया। तो हम्म, सब कुछ हो गया, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई उस पे। तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपकी कंडीशन जो है क्या है, और उसकी सिवियरिटी क्या है, क्रॉनिसिटी क्या है। कुछ हम्म, डिजीज होगा जिसके लिए ये फर्स्ट स्टेप एनफ ना हो, तो आपको डेफिनेटली सेकंड स्टेप तो लेना होगा। हम्म, ये हम्म, चीज है, बट एक्चुअली वर्क करता ही करता है। अगर आप एग्स भी ऐड कर लेते हो स्टार्टिंग एज अ फर्स्ट स्टेप, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन सम वे। हम्म।
प्रोफेसर डॉक्टर, आई थिंक थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे सवाल यहीं खत्म होते हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यहीं खत्म होता है। जितना मैंने ग्रैब किया था लास्ट 1 साल के अंदर या 1 डेढ़ साल के अंदर, जितना भी आपके वीडियो से मैंने स्टडी किया, इट्स राइट। एक्सीलेंट, इट्स ब्रिलियंट, एंड definitely it's an additional qualification to my own certificates as well, and it थैंक is यू। giving me more confidence to guide people what is right, what is not right. With my एग्जैक्टली। certificate I can start the conversation, but with this knowledge what I've learned from you can give me confidence and bring people into good health without यस। any supplements, without any additional stories around them, what they are surrounded with lot of myth. यस। सो मैं यही बोलना चाहूंगा सभी लोगों को जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, प्लीज आप डॉक्टर केशले के सारे वीडियोस देखिए, एक एक करके देखिए, आराम से देखिए, शांति से देखिए, बट आप देखिए जरूर। आप देखेंगे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा और कुछ समझने को ही मिलेगा। सीखने से ज्यादा आप उसको समझिए, क्योंकि जब जब आप समझेंगे तो आप अपने आप सीख जाएंगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं करना। कर तो हम सब कुछ ही रहे हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपको समझ में आ जाएगा इनके वीडियोस के साथ। राइट। और प्लीज। जी। समझने के लिए मीट खाइए। क्योंकि बिल्कुल। अगर 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 दिमाग ही ना हो आपके पास तो फिर आप समझेंगे कैसे। करेक्ट तो करेक्ट 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 करेक्ट। अप्रिशिएट भी वही लोग कर सकते हैं जिनकी डाइट अच्छी है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल। मेरी मेरे कंटेंट्स वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते जो वेजिटेरियन वेज टार्टेड है बेसिकली, है जी ना। जी वो जी मोरोन्स लोग नहीं करते हैं मेरे कंटेंट्स को जी अप्रिशिएट। तो जी जी। इसलिए सर, मुझे मुझे खुद को इतना टाइम लग गया एक्चुअली में 100% कार्निवोर बनने में, ट्रस्ट मी। आई मीन 1 साल लग गया मुझे 100% कार्निवोर बनने। तो मैं तो ये राइट। सोच रहा हूँ जो वेजिटेरियन है उसको कैसे हम कार्निवोर बनाएंगे, तो बहुत ही इम्पॉसिबल, नियर टू हाँ, इम्पॉसिबल लगता है बेसिकली मुझे। बेसिकली मतलब ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है ना। अगर वो जी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। जी हम जी 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 हम बस आपको एक पाथ दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको यही खाना है, नहीं। जी लेकिन आप जी जब रोगे कि मैं बीमार हूं और फिर गाओगे कि वेजिटेरियन ही सब कुछ है, वेजिटेरियनिज्म ही सही है, तब फिर मैं हम्म। फिर चिल्लाऊंगा, डेफिनेटली, है ना। एंसेस्टर्स खाते आ रहे हैं उनके वेजिटेरियन, बट कहीं हाँ लिखा नहीं होगा कि नहीं, गलत एंसेस्टर्स है। ने कितने गलत है, एंसेस्टर्स ने कभी वेजिटेरियन। ये प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाया है, वो एनिमल बेस्ड फूड ही खाए हैं। फैक्ट जब वही मैं है, वही कभी रहेगा। पूछता हूँ, कभी कभी डिस्कस करते हैं ना हम लोग, तो वही पूछता हूँ, भाई कहाँ पे लिखा है जरा दिखाओ, तो वेजिटेरियन खाते थे। हम्म। नॉन वेज तो खाते थे, आपको ही पता है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। वो नॉन वेज खाते थे वो आपको ही मालूम है, लेकिन हम्म। वो वेजिटेरियन कहाँ खाते थे वो दिखाओ हमें, कहाँ नहीं नहीं, लिखा है। वो तो वेदा का, शायद। वो वेदा का एग्जाम्पल देंगे, वो वेद में लिखा है। अच्छा। ठीक है। लिखा और है। हाँ, इनको पता नहीं है एविडेंस। कि जो, हाँ, जो आज के आज ना, मतलब मैं भी किताब में लिख सकता हूँ कुछ भी जो मेरा मन करे। जी जी जी। तो आप उसको भी मान लो बैठ के, वो अलग बात और है सर आई कि थिंक जो। अगर वेदा वेदा में भी लिखा है ना, तो मेरा मानना ये है कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के लिए लिखा गया होगा वेदा में भी, क्योंकि हमेशा से जैसे जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सप्लीमेंट्स ही थे। जब एनिमल फूड नहीं है तो प्लांट्स एक सप्लीमेंट बन गया। तो जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी प्लांट को खोजा होगा या ढूंढा होगा, या कभी इससे ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो वो किसी लिमिट में लिखा होगा। देखिए लेकिन कोई लोगों भी, ने उसको मील ही बना लिया एक्चुअली में। हाँ, कोई भी होता है, कोई भी रिटन पीस ऑफ जो भी लिटरेचर है ना हमारे पास, जी वो जी कोई साइंटिफिक वेरासिटी कुछ ऐसा कुछ स्टैब्लिश्ड नहीं होता। क्योंकि उसे हम्म, कौन जज करेगा, कौन असेस करेगा, है ना। जी आपने कुछ जी लिख दिया और वो पब्लिश हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया या बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गया साइंटिफिकली, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि साइंट बुक तो बहुत लोग लिख देते हैं, है ना। जी हम भी जी। जो बुक्स पढ़ते हैं, मेडिकल टेक्स्ट बुक, सही वो भी नहीं है। मानने वाले हम्म। सही उसको मान रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं मान रहा हूँ ना सही। करेक्ट साइंस करेक्ट वो करेक्ट। सही नहीं है, क्योंकि जो बुक्स, जो लिटरेचर आप लिखते हो ना, वो एक ओपिनियन होता है आपके दिमाग में जो है, करेक्ट। आपके जो जहन में है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को प्रेजेंट करते हो पेपर पे। और वो छप जाती है, जब छप जाती है तो वो एक सो कॉल्ड साइंस बन जाता है। एक्चुअली ये राइट। साइंस नहीं है ना। साइंस को बताने वाला एविडेंस वो कैसे आएगा, वो हमारा हम्म आर्कियोलॉजी से आता हम्म। है ना। जो भी हम स्केलेटल रिमेन्स पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारा है जो साइंटिफिक एविडेंस है हमारा कि हम क्या खाते थे। तो वो वहां से हम देखते हैं। हमें कोई कागज पे लिखा हुआ उस पे हम नहीं जाएंगे कि जो उसमें लिख दिया हम वही मान लेंगे कि यही हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, नहीं। हमें जो स्केलेटल रिमेन्स बता रहा है कि हम क्या खाते थे, वो उस स्केलेटल रिमेन्स में बता रहा है कि बेसिकली कोलेजन का जो आपका टाइप्स था, प्रोटीन था, वो बेसिकली एनिमल फूड से आ रहा था। तभी जाकर के आपका वो प्रोटीन, कोलेजन का, बोन का वो स्ट्रक्चर उस तरह का था। राइट। तो वो साइंस है। साइंस ये नहीं है कि जो आपने लिख दिया पेपर पे वो साइंस हो गया, नहीं। तो वेदा हो, भगवत गीता हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एक किताब है, एक लिटरेचर है, और वो एक ओपिनियन पीस है। राइट ठीक है। और राइट मेरा अपना राइट। ओपिनियन हो सकता है, किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है।
और जी हर कोई अपना जी अपना ओपिनियन पे पीट रहा है, मतलब ढोल बजा रहा है कि भाई जी यही जी, होना विद ऑल चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, आई मीन, बट मैं स्टिल बोलूंगा कि किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं हम लोग, किसी को कोई कंट्रोवर्शियल कमिट यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप सिक हैं और आप अगर किसी भी डिजीज से रिकवर करना चाहते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन योर डाइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बस प्लीज, वी बेसिकली ऑल आपको रिक्वेस्ट। आपको ठीक होना जी है, आप ठीक हो जाओ। नहीं ठीक होना है, मत जी ठीक हो। है ना, जी हम तो जी, आपको वही बता रहे हैं जिससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग राइट, प्लांट बेस्ड डाइट पे ठीक नहीं होते हैं, वो बीमार जी, होते हैं उस पे। और जिससे ठीक होते हैं करेक्ट। आपको वही मानना पड़ेगा। अब जिस किसमें क्या लिखा है आप वो मानते रहो बैठ के, उससे कोई फायदा नहीं है, बीमारी नहीं ठीक होगी आपकी। मैं बता दे रहा हूँ, पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे। जी 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 जी, हमारे फादर भी बीमार थे, हम उनको कितने मंदिर लेके गए, सबके कहने पे कौन से मंदिर एग्जैक्टली लेके गए हम लोग, लेकिन वो नहीं हो पाए ठीक, मतलब नहीं। ही वाज जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। यस। मीन, क्योंकि उनकी भी डाइट काफी हद तक कम हो चुकी थी और नॉनवेज भी काफी कम हो चुका था। राइट। चलिए, दैट्स ऑल दैट टॉक्स अप, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, प्लीज गो नो, अहेड। एक्चुअली बस मैं यही जस्ट अ कहूंगा क्लोजिंग कि पिच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू for वेरी मच डॉक्टर, carving out प्लेजर इज ऑल time माइन। in your busy schedule and to meet with me virtually. So I'm grateful actually for your time and प्लेजर इज ऑल। willingness to share your experience with me. So I'm really means honored. I feel blessed. थैंक यू, Thank you so much. thank you very much, doctor. Thank you very, very much, doctor Saab. I'm blessed too, and I'm very. I mean, I would say pleasure is all mine, Yeah. and I've got in touch with you, and I saved my life, to be And honest. thank you so much for your support and encouragement. It means a lot to me. Thank you very Thank much. you so much. Thank you, doctor Saab. Thank you.